فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. तर्जुमा। कहो कि ए खुदा, बादशाही के मालिक तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तू ही रात को दिन में दाखिल करता और तू ही दिन को रात में दाखिल करता है। तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है, और तू ही जिसको चाहता है बेशुमार रिज़्क बख्शता है। मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा उससे खुदा का कुछ अहद नहीं। हाँ, अगर इस तरीक से तुम उनके शर से बचाव की सूरत पैदा करो तो मुज़ायका नहीं, और खुदा तुमको अपने गज़ब से डराता है और खुदा ही की तरफ तुमको लौट कर जाना है। ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि कोई बात तुम अपने दिलों से मुख्फी रखो या उसे जाहिर करो, खुदा उसको जानता है, और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है उसको सब की खबर है, और वो हर चीज पर कादिर है। जिस दिन हर शख्स अपने अमाल की नेकी को मौजूद पा लेगा और उनकी बुराई को भी देख लेगा, तो आरजू करेगा कि ए काश उसमें और उस बुराई में दूर की मुसाफिर हो जाती। और खुदा तुमको अपने गजब से डराता है, और खुदा अपने बंदों पर निहायत मेहरबान है। ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम खुदा को दोस्त रखते हो तो तुम्हारी पैरवी करो, तुम मेरी पैरवी करो, खुदा भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा, और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है। कह दो कि खुदा और उसके रसूल का हुक्म मानो, अगर माने तो खुदा भी काफिरों को दोस्त नहीं रखता। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ये वाली जो आयतें थी, मैंने इसलिए आज सेलेक्ट करी थी कि इसमें बहुत सी बातों के साथ साथ एक बात को बहुत ही जमा के खुदा कहता है कि वो ये कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करोगे तो लाजमी है कि तुमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है। और अपने बाद उसने उनका नाम लिया और कहा कि अगर मुझसे मोहब्बत जाहिर करनी है तो तुमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे और उनके अतवार पे चलना होगा। और यही वो सबसे बड़ी मिसाल है जो हम अपने आप को देते हैं कि जब हम कहें कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत करते हैं, जो कि हम पे फर्ज है करना, तो उसका मतलब ये होता है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों को जो उन्होंने करी हैं, उनको माने। और मैं जब सोच रहा था कि आज इसके लिए मैं कौन सी नात मुंतखब करूं, तो मुझे जो सबसे नात जो मुझे सबसे पहले याद आई वो हमारे बहुत मशहूर शायर हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब। उनकी नात मुझे नज़र आई और मैं चाहूँगा कि वो आप लोग सुने। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने इसको सुना होगा इससे पहले। और मकसद बताने का इसका ये है हमें कि अगर आप ये देखें तो इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब जो हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जब बात करते हैं तो वो उनकी वो करेक्टर्स की बात करते हैं जिस करेक्टर के लिए उनको हम अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के ज़मीन पे भेजा था। तो अब हम नात सुनते हैं और साथ साथ इस नात के जो इम्पोर्टेंट पहले दो और हैं सेशंस जो होंगे उसके
आपको वो भी न मिलेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। बिस्मिल्लाह। शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। किताब मुसद्दसे हाली। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला। बंद नंबर 1, तशरी। शायर नात के इस बंद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ सिफ़ात का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है जिन्हें अल्लाह की तरफ से रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब अता हुआ है। तमाम अंबिया कराम में से आपकी ज़ात बाबरकत ऐसी है जो तमाम दुनिया के लिए रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए रहमत व शफ़क़त थे और आपकी मोहब्बत अपने पराए सबके लिए थी। आपकी आला ज़रफ़ी ये थी कि आप गरीबों और मुसीबत ज़दा लोगों की फ़रियाद सुनते और उनकी मदद फरमाते। अगर कोई मुश्किल में होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी परेशानी देखकर गमज़दा हो जाते। फ़कीरों और बूढ़े लोगों को आपके सिवा कोई जाय पनाह न मिलती। गुलामों और यतीमों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर ख़ास मेहरबान थे। ज़माना जाहिलियत में लोग गुलामों और यतीमों से बहुत बुरा सलूक करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इंसानियत से रूशनास कराया और इंसानों से प्यार करना सिखाया। खताकार से दरगुजर करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, मुफासद का ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। बंद नंबर 2। शायर इस बंद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ आलिया का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आपकी रहमत और शफ़क़त का ये आलम था कि आपने कभी किसी से ज़ाती इंतकाम न लिया और बड़े बड़े दुश्मनों और गुनाहगारों को माफ़ फरमा दिया। आपने अरब के तमाम झगड़ों का खात्मा किया और जो लोग ज़रा ज़रा सी बात पर जंग पर आमादा हो जाते थे उनको बाहम मिला दिया और उनमें इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद पैदा कर दिया, उनको भाई भाई बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई और आप कुरान पाक जैसा अजीम तोहफ़ा लेकर अपनी कौम की तरफ आए और ये तोहफ़ा ऐसा था जिसमें दुनिया के तमाम मसाइल का हल मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने नोट किया इसमें कि किस तरीके से मौलाना हाली ने एक खूबसूरत अंदाज में बताने की कोशिश करी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का मतलब जो है वो उनकी जो आदत और उनकी जो करेक्टर है और उनके जो जो वो करते थे उसको फॉलो करना। तो और इनमें हर एक शेर के अंदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हम अपनी जिंदगी अगर रोजाना देखें ना, लड़ना पड़ना, मारना पीटना, किसी को माफ ना करना, किसी की मदद ना करना, ये सब हमारे बनते चले जा रहे हैं और अवतार। और इसको खत्म करने के लिए बेहतरीन तरीका नमूना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, हमें सबको फॉलो करना है। आज के प्रोग्राम में अब हम दावत दे रहे हैं जनाब उसामा साहब को। और उसामा अपना इंट्रोडक्शन भी कराएंगे पहले हमें, और हमारे साथ अपना जो सफ़र है रिसर्च का और जो आजकल के मामलात हैं आयरलैंड के अंदर, उसके बारे में बताएंगे। उसामा, अब आपकी बारी। अस्सलाम वालेकुम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने बोलने का मौका दिया। और यह है कि मेरा तारुफ तो बहुत छोटा सा है, इतना कोई खास चीज़ें नहीं है।
यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्राथक्लाइड के अंदर सेकंड ईयर पीएचडी स्टूडेंट हूँ, स्कॉटलैंड के अंदर। और इसके साथ साथ जो मेरा रिसर्च एरिया है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो कार्बन कंपोजिट्स मटेरियल की हेल्थ मॉनिटरिंग पे काम कर रहा हूँ इस वक्त। और एनईडी यूनिवर्सिटी के साथ और डॉक्टर सुहेल के साथ जो सफ़र है वो नो डाउट ही बुनियाद बना है मेरी पीएचडी की। और कुछ इस तरह से है कि एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर फार्मूला वन भी स्टूडेंट टीम होती है जिसके अंदर एक प्रोटोटाइप बच्चे बनाते हैं एक प्रोजेक्ट को लेकर। तो उसकी चेसिस डिज़ाइन करते हैं और फर्दर तो मैं उस पर काम करता था। मैंने कुछ रीडिंग्स करना शुरू करी, ये समझ आने लगा कि दुनिया के अंदर कंपोजिट्स मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। तो फिर ये आने लगा कि वायरिंग साथ होगी कंपोजिट्स के, तो ऐसा क्या होगा, कंपोजिट सही होंगे, कौन सा कंपोजिट अच्छा होगा, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे। तो उसकी थोड़ी 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 रीडिंग जब इन चीज़ों को करने लगा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसका जो मार्केट शेयर है डिफरेंट कंपनीज के अंदर, जब आप में इनको देखें जाके इन डेप्थ, तो पता लगा मुझे कि इसके ऊपर भी एक अच्छी एक फंडिंग मौजूद है डिफरेंट जगहों के ऊपर जिस पे काम किया जा सकता है कल को। तो मैं बस यही करता था, अ, थोड़ी बहुत लिटरेचर वगैरह पढ़ना शुरू करा था थर्ड ईयर के अंदर। और एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं होता था तो सेवन सेमेस्टर के दौरान जो है कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ ईमेल्स के थ्रू बात हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल ऑस्ट्रेलिया, और सिमिलरली ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी, और इसी के साथ साथ स्ट्राथक्लाइड यूनिवर्सिटी। तो ये हुआ कि यहाँ मैंने डिफरेंट प्रोफेसर्स को ये बताया कि जो आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर इसकी इंटीग्रेशन के अंदर हेल्थ मॉनिटरिंग का फैक्टर है जिसमें अनसर्टेनिटीज क्वांटिफिकेशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। तो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ काम करने के लिए। तो इस तरीके से अगेन छोटी सी एफर्ट थी, मुझे खुद नहीं पता, अभी भी कभी कभी सोच के मतलब सारे काम तर्क करके सोचने बैठता हूँ कि मैं क्यों पीएचडी कर रहा हूँ या कि कैसे हो गया सब इतनी जल्दी आंखों के सामने। और तो नज़र आता है कि ये समझ आता है डॉक्टर साहब मुझे कि जो है ना, आई डोंट नो कि दुनिया की जो ये जो आपका जल्दी से वक्त गुजर जाना, पीएचडी स्टार्ट हो जाना, ये किस तरह से फर्दर अब चल रहा है। बट एज अ लाइफ एज अ रिसर्चर इसमें यह है कि जो हम मतलब जितने भी जूनियर्स हैं इन सबको मैं यही गाइड करूंगी, सबसे मेन चीज़ जो है ना वो एक क्यूरियोसिटी होती है कि किसी भी चीज़ को लेके होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने उस सिंपल सी एक्सपेरिमेंट्स को लेके नहीं होते कि यार ये क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। या अगर यही सोचने लग जाएं कि अभी हम बात कर रहे हैं, आप को यूएस से, मैं यूके से बैठा हूँ, और पाकिस्तान से आप सुने हैं, हम में चार चार पाँच पाँच घंटे का फर्क है। किस तरीके से मेरा एक सेंटेंस जो अभी निकल रहा है और आप सुन रहे हैं, क्या पैटर्न्स हैं, कैसे काम कर रही है मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना शुरू कर रहे हैं। यानी जिस जिस मशीन के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं, ये वन और जीरो के अलावा मशीन समझती ही नहीं है बात। तो ये कैसे मतलब ये काम हो रहा है, कैसे चीजें काम कर रही हैं। तो छोटी छोटी चीजों को अगर आप इस तरह के सवालात रखें तो वो मेन चीज जो जो मैंने इन 2 सालों में सीखी, और वो ये करी कि एक दिल के अंदर और अपने अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी का होना, कि एक चीज को जानने की कोशिश करना, एक ऑन गोइंग प्रोसेस को, कोई भी प्रोसेस हो उसको समझने की कोशिश करना। आप खुद सोचें कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हम सांस भी ले रहे हैं और एक्सहेल भी कर रहे हैं, अंदर हार्ट के, हमारे हार्ट के रहा हो, लंग्स के अंदर कैसा ऑपरेट हो रहा है, कैसे वो गैस जा रही है। सिमिलरली अगर दिल है तो वो दिल के पंप्स हैं, काम कैसे हो रहा है। बहुत से सवाल अब आपके अंदर आएंगे। तो दिस इज हाउ सब कुछ पढ़ने के बाद, देखने के बाद आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। तो इन चीज़ों को, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहली शुरुआत होती है कि क्यूरियोसिटी,
आपकी एक नॉलेज को समझने की, एक ऑन गोइंग एग्जिस्टिंग पैटर्न को समझने की। तो मेरा भी इसी तरह से ही है। यहाँ स्ट्राथक्लाइड यूनिवर्सिटी के अंदर अम, मैं जो है कार्बन फाइबर्स के जो कंपोजिट्स मटेरियल्स होते हैं जो कि फ्यूजलाज में इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन को देख रहा हूँ कि क्या होगा अगर इसके अंदर ग्राउंडिंग डिस्टर्ब हो जाती है किसी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फेलियर की वजह से। तो वो एक अलग टेक्निकल टॉपिक है, बट अदर देन दिस एज अ रिसर्चर अगर हम इन चीज़ों को देखें तो इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ आती है वो ये आती है कि जब किसी चीज़ के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं या कोई चीज़ समझ आना शुरू हो जाती है, तो उसमें खोने के बाद अ, पता नहीं रहता आपको कि आपने 3 कॉफ़ी के कप पी लिए। आप बेजान तरीके से उठ के बस कॉफ़ी कॉफ़ी पिए जा रहे हैं, या आपको अंदाज़ा होता है कि आप अपने सामने गए थे सुबह तो 6 केले लाए थे, ये लाए थे और सब खा कर चले गए, पता भी नहीं लगा कि वो कहाँ गए। सो तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है जो कि इसे मैं भी आप सबको जितने भी जूनियर्स हैं उनको बता रहा हूँ कि आप कभी सोचें कि जिस डिवाइस को आपने खोला हुआ है ये तो बात ही नहीं समझती। मतलब जिस जो मैं बात कर रहा हूँ, ये म्यूजिक सुनते हैं हम, बंगाली म्यूजिक, हिंदी म्यूजिक, हॉलीवुड, ये तो मशीन समझती ही नहीं है, तो 1 और 0 के अलावा बात नहीं समझती। तो हम ये क्यों नहीं सोचें कि यार साइंटिस्ट ने 1 0 की मशीन बनाई, हम डेसिमल की बनाएंगे, हम ऑक्टा की बनाएंगे, कुछ इस तरह की। क्या किसी ने बनाने की कोशिश नहीं करी? कोशिश की तो फेल कैसे हुई? इस तरह की चीजें आप जब देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि आप जो पढ़ रहे हैं, आप बर्नौली थ्योरम पढ़ रहे हैं, आप डी मॉर्गन लॉ समझ रहे हैं, वट एवर, आपको जवाब समझ आने लग जाएंगे। आप दुनिया को ना एक अलग परसेप्शन से देखेंगे, आपको एंट्रोपी की रियलिटी समझ आने लग जाएगी। हम एक एंट्रोपी पढ़ते हैं, लेकिन जब जिस दिन आप एंट्रोपी को इनर फील करने लगेंगे ना, आपको मुझे नजर आएगा कि मेरे बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, ये सिस्टम का हिस्सा है मेरे बाल का सफेद होना इस दुनिया का। और जब मैं छोटा था तो मैं अपने बाबा जानी का बाइसेप देखता था, बहुत बड़ा होता था काफी। अब जब मैं देखता हूँ मैं बताऊँ एंट्रोपी की तो चीजें नजर आती हैं। एंड देन दिस इज हाउ, ये बहुत पहला स्टेप होता है, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत पहला स्टेप होता है कि आप किसी भी चीज को पढ़ने समझने के बाद और आप बैठें, आप उसको रिलेट करें, अब आप उसको देखें कि एरोडायनेमिक्स काम कैसे करती है। एरोडायनेमिक्स के अंदर कॉर्ड लेंथ कैसे होती हैं चीजें, हाउ इंजन वर्क्स, सबसे मेन थिंग हमें सोचना चाहिए कि हाउ इंजन वर्क्स। पिस्टन है, ऑयल पैन है, चैम्बर चल रहा है, माइनर सेकंड के अंदर रेवोल्यूशन चल रही है और आपका इंजन काम कर रहा है। सबसे पहली चीज जो मैंने रियलाइज करी वो ये है कि क्यूरियोसिटी आपके अंदर हो, और फिर जो चीज सबसे इसके साथ ही साथ होती है ना, वो ये होती है कि यू हैव टू डील फेलियर। ये बहुत देर के बाद मुझे समझ आई काफी ना, अ, कि क्योंकि मुझे नहीं समझ आती थी कि मैट्रिक के अंदर A1 ग्रेड आ गया है, इंटर के अंदर A1 ग्रेड आ गया, एनईटी में अच्छे नंबर आ जाते थे। अ, ऐसा भी होता है कि बहुत कुछ करने के बाद कुछ भी हाथ नहीं आता। और बहुत कुछ का मतलब है कि 3 महीने की स्ट्रेट अवे मेहनत जिसमें लंच नहीं है और कुछ भी नहीं है और हाथ कुछ नहीं आया, और पैसा लगा है उसके अंदर, एक बड़ी अमाउंट लगी है, आपने साइन करे हैं चीज़ों के ऊपर और कुछ भी नहीं हुआ। तो वो खामोशी मेरी आपको बताएगी कि मैं किस तरह से उसको फील करता हूँ कि क्या हुआ। सो दिस अगेन अ पैटर्न ऑफ इस जो मैं जिस जर्नी के अंदर हूँ, जिस सफर के अंदर हूँ, कि इस फेलियर को भी एक्सेप्ट करना, कि कल को किसी मकाम पे या किसी जगह पे जब आप बात करें तो आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि इस काम को इस तरीके से करोगे तो फेल हो जाओगे या करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। आप 4 मुख्तलिफ ना करने के तरीके भी बताओगे अपनी एक्सपेरिमेंट के जरिए। और वो ये भी अगेन एक ये इस एनालिसिस से जब मैं बैठा इसको सोचने के लिए कि लाइफ एज अ रिसर्चर पर अगर हम बात की जाए तो मेजरली ये चीज़ है कि हम फेलियर को किस तरीके से इन अ रियल टर्म लैब की वर्डिंग में कैसे बताएंगे कि वो क्या होता है। तो ये दो पैटर्न जब समझ आने लगे तो मुझे नज़र आया एज अ रिसर्चर कि सुबह उठता हूँ और
जल्दी जल्दी सब कुछ होती हैं, दूध रखा हुआ होता है, पी लेता हूँ, फटाफट यूनिवर्सिटी चले जाता हूँ, वहाँ कॉफ़ी पीता हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करता हूँ, और स्टोर से जाके एक सैंडविच लेके आता हूँ, दिस इज हाउ। एंड देन 5 बजे के बाद खत्म करके देन फर्दर शुरू करता हूँ। वेयर इज माई पर्सनल टाइम? इसके अंदर मैं लता मंगेशकर के गाने लगा के या जगजीत सिंह के सॉन्ग लगा के कुछ बैकग्राउंड में अपना मी टाइम क्रिएट करूँ, इसके अंदर मैं अपना एक व्हाट आई मीन के बैलेंस की डेफिनेशन कहाँ चलेगी कि मैं अपनी बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, जो घर की लाइफ होती है। तो ये भी एक एज अ लाइफ एज अ रिसर्चर ये मैंने लर्न करा कि असामा साहब और सब कुछ हो जाएगा लाइफ के अंदर, यू नीड टू लर्न हाउ टू पुट अ फुल स्टॉप इन सेंटेंस, कहाँ पे फुल स्टॉप लगा के खत्म कर दी जाए बात, कहाँ पे आपने लैपटॉप शट डाउन कर देना है, दैट्स इनफ। मैं आपको कैसे बताऊं, जब मैं माइक्रोस्कोप की स्कैनिंग करता हूँ तो कार्बन फाइबर इस बाल से भी ज़्यादा बारीक आ, उसकी थ्रेड्स आती हैं, डिफरेंट मैग्निफिकेशन लेवल करके और जूम पे जाता हूँ, अंदर जाने के बाद थ्रेड्स नजर आते हैं। मैं कहता हूँ इज दिस नेसेसरी फॉर मी? मुझे मजा तो आ रहा है लेकिन ये मेरा काम नहीं है। बैक करके जो डेडिकेटेड डायग्राम मुझे निकालनी होती है, पिक्चर निकालनी होती है, वो उसको निकाल के बाहर आ जाता हूँ। अब इसको रियल लाइफ में जब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, ये मुझे नहीं आता है कि हम बहुत ज्यादा वर्क 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 6 बजे के बाद घर में आके दोबारा बैठ गए, 2 बज गए रात के, आप सो ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीनिंग आपकी आंखों में लगी, नींद नहीं आ रही, दोबारा आके कॉफी लेकर आके फिर पूरी रात चले गई, सुबह वही पैटर्न स्टार्ट हो गया। आप अपना मी टाइम भूल जाते हैं इस सारे पैटर्न के अंदर। तो फिर मैंने रियलाइज करा कि यस, कुकिंग करनी चाहिए, कुकिंग के साथ साथ पीछे जगजीत सिंह के सॉन्ग लगा दिए जाएं, फिर मोहम्मद रफ़ी के सॉन्ग लगा दिए जाएं, वाइब्स को फील किया जाए कि यस एक रियलिटी है ये। तो ये भी एक एक चीज है। इस तरह से 3 अहम चीजें जो कि मुझे रियलाइज हुई कि किसी भी नॉलेज का उसके अंदर खो जाना वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाहर आ जाना और अपने आप को संभालना ये भी इम्पोर्टेंट है। फेल एक्सपेरिमेंट्स कर करके लोगों को बताना कि ये तरीका ठीक है, लेकिन कुछ तरीके जो फेल हो जाएंगे वो भी पार्ट है इस ही पैटर्न का। तो ये तीनों चारों चीजें मिलके जो है ना एज अ रिसर्चर की लाइफ आती है। उसमें सबसे मेन चीज ये होती है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी फर्स्ट मैनर के यू डोंट नो, हर चीज नहीं पता आपको, हर चीज अकेले कामयाब नहीं हो सकते। जैसे मुझे रियलाइज होता है कि विदाउट साथ किसी के बैठ के, विदाउट कोई साथ मेरे बैठे और मुझे बताए, इसको हम नेटवर्किंग कहते हैं, जिसको हम कोलैबोरेशंस कहते हैं, आइडियाज शेयरिंग कहते हैं, पीयर सपोर्ट्स कहते हैं। कि मैं उठा बहुत दिमाग खराब हुआ, मैंने किसी को बोला, जनाब ने मुझे हंसते मुस्कुराते कह दिया कि 3D प्रिंटिंग क्यों नहीं कर लेते। मैं यूँ अपने सर हिलाया, मैंने कहा देखो बताओ, 3D प्रिंटिंग का काम भी करा है लेकिन आइडिया नहीं आया। इट मीन्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने साथ कोलैबोरेशन, टीम वर्क और अपनी पीयर सपोर्ट्स की रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। सो दिस इज ऑल थॉट्स अबाउट मी कि लाइफ एज अ रिसर्चर के मैं किस तरीके से देता हूँ। ये सब आप लोग भी इंडिविजुअली अपनी अपनी जर्नी के अंदर ऐड करें कि किसी भी चीज़ को वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करेंगे। जैसे मैं अपनी लाइफ का बताता हूँ कि मुझे स्पोर्ट का शौक नहीं रहा, बहुत ज़्यादा कोई अच्छी गेम खेली तो बैडमिंटन खेल ली बस। लेकिन अब मुझे समझ आई कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे करना शुरू करी, ट्रैवलिंग, नज़र आया कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस देखने के लिए, सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, हिस्ट्री के बारे में। सो अगेन ये सारी चीज़ें बताने का आपको यही मकसद है कि पहली शुरुआत जो है ना वो यही है कि यू नीड टू फील द वाइब, कि हाउ इज इट पॉसिबल कि एक चीज है और ये अलग चीज है, इनका कोई लिंक नहीं बनता लेकिन ये काम कर रही है। इसकी मैंने पहले एग्जांपल दी कि मशीन 0 1 पे काम करती है, साइंटिस्ट ने आपका बाइनरी नंबर को यूज कर लिया, डेसिमल को क्यों नहीं करा, ऑक्टा को क्यों नहीं यूज करा, हेक्सा को क्यों यूज नहीं करा, करा है तो फेल क्यों हुआ। फिर इस तरह के आप सवालों से आगे बढ़े, आपको नजर आएगा कि ईच एंड एवरीथिंग, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ XYZ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब आपके सामने ही है। बस आपको
इन सारी चीज़ों को इस तरह से करना है कि जो आपके फायदे में हो। तो ये सब डॉक्टर साहब जो हैं चीज़ें हैं, आई एम श्योर कि मैंने कवर कर पाई, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि कहीं कहीं मैं अपने लैब्स के रिजल्ट पे फोकस करता हूँ तो मुझे रियलाइज आता है कि देखें शेव नहीं करिए मियाँ साहब, एक हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, एक पागल की तरह घूम रहे हो। तो यू नो यू का कम बैक, अपना टाइम पे काम फोकस करें। जब आप बहुत ज्यादा खाना पकाने पे फोकस कर रहे होते हैं तो आपको रिग्रेट होता है कुछ टाइम के बाद कि एक्सपेरिमेंट कौन करेगा, पैसे खाना पकाने के थोड़े मिलते हैं। सो दिस इज हाउ ये चीजें चल रही हैं साथ। तो किसी का कोई भी सवाल हो, अगेन मैं तो एक लर्निंग फेज के अंदर हूँ। अ, सब सब हैं, सारी नॉलेज नहीं है, जितना हो सका अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल जवाब दूंगा। आपकी आवाज, माइक म्यूट है आपका। थैंक यू, एक अच्छा इंट्रो इंट्रो मिला। और मैं इस गुफ्तगू के अंदर उनैस को भी शामिल करता हूँ, इसलिए कि आपको 2 साल हो गए, इसको मेरा ख्याल है 4 हफ्ते हो गए होंगे तुमको आए हुए यहाँ पे यूएस के अंदर। जी सर, 4 हफ्ते। कहाँ गायब हो गए आप? हेलो। वीडियो बंद कर दी क्या? नहीं नहीं, खुला हुआ है। हैंड रेस करो जरा अपना। एक सेकंड। हाँ चाहिए, स्पॉट पे लाना चाह रहा था तुमको। तो उनैस जो है ये इन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है। और मेरा ख्याल है तुमने जो बात करी है ना कि वर्क एंड लाइफ, और वर्क एंड जिसको हम यहाँ पे फैमिली कहते हैं, कह लें आप, उसको बैलेंस करना। तो रिसर्च के लिए जैसा इन्होंने कहा कि हमारे लिए जरूरी है कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी के बाद जो दूसरी चीज होनी चाहिए कि वो ईगरनेस होनी चाहिए कि मैं कुछ चीज लर्न करूं टूल्स को, ताकि मैं वो जो मेरा क्यूरियोसिटी है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूं। उसके लिए मुझे कुछ टूल्स सीखने पड़ेंगे। इन्होंने थोड़ा सा डंडी मार दी। इन्होंने ये नहीं बताया कि ड्यूरिंग अपने 4 साल इन्होंने, जब आप पढ़ रहे थे तो इन्होंने प्रो ई के ऊपर कितना काम किया था। ये बताना भूल गए कि जो जितने भी कनेक्शन इन्होंने करे वो लिंक्डइन के थ्रू करे थे। ये बताना भूल गए कि 25,000 फॉलोअर्स हैं इनके, यूनिवर्सिटी के दौरान ही हो गए थे। ठीक है ना? तो ये तमाम वो बातें होती हैं जो कि किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर के लिए इम्पोर्टेंट होती है देखना। दुनिया के अंदर अरबों इंसान हैं, आप किसको सिलेक्ट करते हैं? ठीक है, कौन आपके लिए बेहतर रहेगा रिसर्च के लिए? ये एक बहुत बड़ा गैम्बल होता है, जैसे जो हम जैसे प्रोफेसर्स लेते हैं। तो मेरा ख्याल है एक एक बात तुमने जो बहुत अच्छी है, जो कि मैं समझता हूँ कि सबको समझनी चाहिए, वो ये है कि लाइफ को बैलेंस करना। मास पीएचडी के अंदर ये एक एक केओस होता है, और उस केओस के अंदर आपको अपना एक रास्ता बनाना होता है कि मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच सकूं। और उसमें कामयाबियां कम होती हैं, नाकामियां बहुत ज्यादा होती हैं। फेलियर्स जो बात कर रहे थे ओसामा, इसकी इसके लिए इंसान को किसी किताब की जरूरत नहीं होती है। फेलियर आपको जो सिखाता है ना चीज, वो हमारे एक उस्ताद थे 1986 के अंदर एनईडी में। और हम उस जमाने में बेसिक कोडिंग कर रहे थे। हमारे जमाने में जो बेसिक कोडिंग होती थी वो बेसिक बेसिक लैंग्वेज होती थी, उसके अंदर होती थी। तो वो कहते थे कि अगर किसी ने कोड लिख लिया, प्रोग्राम लिख लिया, और उसमें कोई गलती नहीं हुई, उससे बुरा कोडर कोई नहीं है। बाद में समझ में आई कि जितना इंसान कोड की गलतियों से सीखता है ना, उतना वो करेक्ट कोड से नहीं सीख सकता। उन्हें आप कुछ
ऐड करेंगे जो इन्होंने कहा है, ओसामा ने, और फिर मैं ओपन करता हूँ क्वेश्चंस के लिए। जी सर, ये हकीकत बात है कि हाँ, हम जो लर्निंग करते हैं आजकल कोडिंग की और ये सारी चीज़ों की, इसमें गलतियां होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कुछ इनोवेशंस जो है वो क्रिएट करते हो। और रिसर्च वर्क में जो है इनोवेशन लाने के लिए जो है ना, आपको बड़ा प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है। मतलब कि क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है और हम उसके मुताबिक ही कुछ सोच के उसका सल्यूशन निकालें। अब जब मैं एनईडी में पढ़ रहा था, अपना ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, तो उस दौरान जो है मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ईयर में मिल गई। जैसे मैं प्रैक्टिकली चीज़ों को एज एन इंटर्नशिप मुझे मिली थी, तो मैं उधर जाके वो चीज़ें करता था। लेकिन वो एक्सपोजर जो है उसने मुझे आगे चल के बहुत हेल्प आउट किया, जो मुझे डिफरेंशिएट बनाया दूसरे अंडरग्रेड स्टूडेंट से। तो अब उसमें होता क्या था कि मैं एक अकेला जूनियर था उधर इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर के अंदर, डॉक्टर हाशिम रजा खान के साथ। उसमें सारे सीनियर्स होते थे। तो शुरू में होता यही था कि आप जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लिंक कर रहे हो, बिंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, और आप हो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। तो वो भी मुझे यही बात समझाते थे कि देखो, कोई मसला नहीं है, एरर्स अभी आ रहे हैं, तुम वो फोकस करो कि एक चीज़ तुम्हें ऑलरेडी आती है, वो तुम इस डिग्री के साथ सीखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। लेकिन एक चीज़ जो तुम्हें नहीं आती, उसको अगर तुम अभी इम्प्लीमेंट करना सीख जाओ, तो वो तुम्हें आने वाले वक्तों में दूसरों से बहुत डिफरेंशिएट कर देगी। और उसका हुआ यही कि वो फिर सेमेस्टर टू सेमेस्टर अपॉर्चुनिटी बनते चले गई। तो आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि जो आप कर रहे हो ना, उसमें बायस जाके कोई ऐसी चीज़ उसके अंदर लाओ कि वो आपकी जो करंट स्किल्स है उसको 10x वर्दी बना दे आने वाले वक्त में। तो यही है कि वो हमने भी गलतियों से ही सीखा था और सीखते चले गए, उस वक्त हम रुके नहीं। नेवर नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको बहुत अच्छा और सक्सेसफुल बनाता है जिंदगी में। तो ये है कि अच्छा रहा सर। अच्छा, ओसामा ये बताओ, अच्छा मैं जिसको सवाल करना हो जरा अपना हाथ उठा लीजिएगा ताकि मुझे आसानी है वो पिक करने में। सवाल के लिए हमने ओपन कर दिया है फोरम, और अगेन ये सवाल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ओसामा और उनैस की बातों के ऊपर हो, आप किसी भी बात पे कर सकते हैं। और ओसामा एक बात बताओ, तुमने कहा कि मैंने कितने दिन तुमको लगे ये बात समझने के लिए कि जो रिसर्च का काम है वो अकेला काफी नहीं है, यानी कि तुम्हारे को अपनी लाइफ भी देखनी है। वो कौन सी चीज थी जिसने ये तुमको ट्रिगर करा इसको कि यार मुझे, मैं अपनी लाइफ तो गुजार ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहा हूँ। और जरूरी नहीं है कि इसके अंदर हमारे पास हर चीज हो मौजूद। तो वो क्या चीज थी जिसने तुम्हारे को ये चीज पिक करवाई? जी सर। सर सबसे पहली चीज, चलिए मैं अपने रियल एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ। मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता था, उनके रिजल्ट्स को कंपाइल करता था। बहुत डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा। आप समझ लें कि ये हो जाएगा कि इसमें से ही ना मटेरियल खुद निकल के आएगा, बताएगा सामने से ना कि ये आंसर है। इतना डेडिकेशन रखते हुए चीज़ों को करता था। आ, कुछ होता नहीं था एंड में। मतलब करने के बाद, बैच के बैच चीज़ें करने के बाद मुझे रियलाइज। तो आप ये मुश्किल, मैं कह सकता हूँ कि मुझे एक साल या एक साल कुछ 1.5 साल से बहुत ज्यादा का टाइम लग गया इसको रियल मायनों में समझने में, कि 5 बजे जब सब जाते हैं तो मुझे भी अब निकलना है। अब करेंगे, चीजें करेंगे, डेडिकेशन रखेंगे, लेकिन कुछ और भी साथ में है। तो इन कंक्लूड इस बात का आंसर इस तरह से सर मुझे समझ आता है देना, कि जब बहुत ज्यादा
रिजल्ट ही नहीं आते थे, यानी कुछ समझ नहीं आता था कि हम कर रहे हैं जो काम, अ, आ नहीं रही चीजें, समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह उसका रिजल्ट आएगा। तो वो फेलियर से आप समझ लें, इसको हम फेलियर कहेंगे अच्छे लफ्जों में, कि मुझे ये समझ आया कि अगर मैं रेस्ट ले लूंगा इसमें, अगर मैं कुछ और कर लूंगा थोड़ी देर के लिए, माइंड को यहाँ से शफल करके वहां लेके जाके, वहां पे भी इन डेप्थ, मतलब खाना पकाने जाए तो हमें कड़ी बनाना थोड़ी आती है, हम शेफ थोड़ी रहे हैं। तो वीडियोस देखेंगे, अच्छी वीडियोस निकालेंगे, उसमें टाइम लगाएंगे, सामान लेकर आएंगे, फिर कड़ी पत्ता तो ये वो पकाने खड़े होंगे, तो फिर तो वो भी एक अच्छी चीज है। उस वो भी एक थेरेपी है, अगर आप देखें ना, मैंने लर्न करा है कि जो कुकिंग है ये भी एक थेरेपी है। कुछ लोगों को बहुत मजा आता है, और फिर बैकग्राउंड के अंदर मोहम्मद रफ़ी के गाने हो जाएं, तो वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जो कि आपको बहुत इन हाँ, डेप्थ कहीं और ले जाएगा, एंड देन यू विल कम बैक एंड नहीं जा जो रही, आप जो कल जाएंगे, आप कल जाएंगे। ये म्यूट कर लें अपने आप को जो बोल रहा है तो। तो सर ये है इस मेरे हिसाब से इसका बेस्ट चीज के इसको लर्न मैंने 1 साल 1.5 साल, और अभी भी मैं कहता हूँ कि मैं लर्न ही कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे इस चीज़ को समझ चुका हूँ। अभी भी जब मुझे डेडलाइंस आती हैं या कोई इस तरह की चीज़ आती है तो मैं भूल जाता हूँ चीज़ें। ये शायद ह्यूमन बॉडी है, और ये वक्त के साथ साथ एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन नए अंदाज से सीखना पड़ेगा। आज मैं इधर स्टूडेंट लाइफ जी रहा हूँ, तो मैं वर्क लाइफ बैलेंस की डेफिनेशन जी रहा हूँ। कल को अगर मेरी शादी हो जाएगी, या कल को अगर मेरी जॉब हो जाएगी, या कुछ और जिंदगी का पैटर्न आएगा, तो वर्क लाइफ बैलेंस की डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग होगी। लेकिन पीएचडी की जर्नी मुझे समझाएगी, ट्रेन करेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये छोटी छोटी सी चीजें मुझे वहां के लिए ट्रेन करेंगी कि बैलेंस होना चाहिए, कहीं और सुनना ये चाहिए, कहीं सुनना चाहिए। जी। और आई थिंक जो तुमने बात करी है ना, वो इस लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है सबको समझना इस बात को कि मेंटल हेल्थ जो है ना हमारी, हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है। हम उसको बहुत कम उसको अहमियत देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ की बहुत सख्त ज़रूरत होती है हमें। और उसकी वजह ये होती है कि हम जब कोई भी काम में मसरूफ हो जाते हैं ना, तो हम दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम गो बैक करें अपनी उस जगह पे जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उसके लिए जैसे आप लोग देखते होंगे कि हम डॉक्टर दुरिया जो आप लोगों को लेक्चर्स देती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, डिप्रेशन के ऊपर, वो क्या बताने की कोशिश कर रही होती है? वो यही बताने की कोशिश कर रही होती है कि आप आइडेंटिफाई करें। आपके अंदर खुद ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि किस वक्त आप जो है एक डिप्रेशन मोड की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसे मोड की तरफ जा रहे हैं जो आपको स्ट्रेस में लेके आ रहा है। और ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका मेंटल हेल्थ सही होगा तो फिजिकल हेल्थ खुद ब खुद बेहतर होने की कोशिश की तरफ जाएगी। जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तो आप खुद देखेंगे कि आपने सोचने समझने की सलाहियत बढ़ रही है। जो काम आप जो है, यानी कि लोग कहते थे 90s में बड़ा मशहूर चीज थी कि वो आप मल्टीपल काम कर सकते हैं एक साथ, कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उस टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रही। मास्टर हॉल, लेकिन जैक मतलब ये है कि आप एक साथ 5 काम नहीं कर सकते। ठीक है। मल्टीटास्किंग जो है वो कहने को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू एनी ऑफ द अदर स्टफ। एक सवाल जो आया है कि चले मैं सवाल चैट के तो बाद में लूंगा। अब्दुल्ला आप पहले सवाल कर लें अपना, म्यूट अनम्यूट करके, अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ, अनम्यूट नहीं हुए अभी, अभी भी नहीं हुए। चले आप
आप कोशिश करते रहे, मैं तारिक को ले लेता हूँ अभी। तारिक, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे भी और उसामा साहब से भी यही पूछना था। जैसे कि उन्होंने बताया कि मतलब ये कि बहुत से फार्मूले डराइव हो चुका है, फिर इसके पीछे रिसर्च करना होता है ना बनने के लिए। तो बीइंग ए यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ साथ मतलब ये कि बंदे की स्किल भी होना चाहिए, साथ साथ पढ़ाई भी होना चाहिए। तो बंदा अगर आउटसाइड पे थोड़ा बहुत देख लेना तो यह पढ़ाई पे बहुत असर कर लेता है ना। मतलब आपके पॉइंट्स भी कम आ सकते हैं पर सब्जेक्ट, या अगर स्किल की तरफ, एक्स्ट्रा स्किल की तरफ बंदा सोच लेना तो आपकी सीजीपीए थोड़ा मेंटेन नहीं होता है। तो इसके लिए क्या इससे अच्छा राय होगा या इससे मशवरा होगा कि एक स्टूडेंट कर ले, मतलब या स्किल पे ज्यादा फोकस दे दे, पढ़ाई छोड़ के पॉइंट्स इनके नहीं आ रहे, क्या कर ले? हाँ सामा। जी हाँ तारिक साहब, सबसे पहले तो देखें, मैं आपको इसका बताता हूँ। अंडर ग्रेड के दौरान ना, अ, जैसे अगर हम बहुत सारे आईआईटी के प्रोफेसर अक्सर मिलते हैं डिफरेंट जगहों पे, कानपुर बॉम्बे के, उनसे यही सवाल मैं अक्सर कहता हूँ। सर मैंने भी अंडर यूनिवर्सिटी लाइफ में कॉन्फ्रेंस पेपर सबमिट किया था, इट वॉज नथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वॉज ग्राउंड लेवल। तो क्या आप अंडर ग्रेड के बच्चे को इस तरह की रिकमेंडेशन देंगे कि वो अपने कोर्स वर्क को छोड़ के भी विद दिस एक्स्ट्रा चीजें करे और ये करे? उन्होंने बहुत सिंपल वर्ड में मुझे बताया कि उन्होंने कहा तुम डायरेक्ट आगे मियाँ 7 सेमेस्टर में पीएचडी पे कर ली, फायदा हुआ नहीं हुआ? वाकई में हुआ। तो उसका जवाब उन्होंने मुझे ही ना, मतलब मेरे सवाल को ही ऐसा क्लीन हिट मारा कि मुझे रियलाइज हुआ कि देखिए हम जो चीजें कर रहे हैं ना, आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 6 कोर्सेज आपको असाइन हुए, अगले सेमेस्टर में 6 कोर्सेज असाइन हुए, सेमेस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट्स आपको मिल गए, आपने कर लिए, कहीं खुद कर लिए, कहीं किसी ने करवा दिए, जो चल रहा है नेटवर्क चल रहा है। बट अदर देन दिस, अगर आप किसी स्टूडेंट कम्युनिटी का पार्ट है, आप इस अदर देन दिस किसी एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स के अंदर किसी, जैसे उन्हें साहब ने हाईलाइट किया कि लैब्स हैं नीडी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, आप ये देखेंगे 3D प्रिंटर्स कैसे काम करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे मॉडलिंग कैसे होती है। फर्दर फर्दर आप देखें जहाँ आपका इंजीनियरिंग इनसाइड, जो एक इंजीनियर बैठा है ना, जो समझना चाहता है चीजें, वो मिच्योर होता रहेगा ना, वो क्वेश्चनिंग करने लगेगा। तो ये छोटी 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 चीजें आपको रेडी कर देंगी उस पॉइंट पे कि आपको बस नजर आएंगी चीजें। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, मतलब आप सारे छोटे भाइयों बहनों को, कि आसान तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरा तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मैं अपने से ही बता देता हूँ। सपोज कर लें मेरा केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मैं केमिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैंने, किसी ने मुझसे पूछा कि केमिकल इंजीनियरिंग क्यों ज्वाइन करी, मैंने कहा बस 78 पर एनईडी में नंबर आ गए थे और परसेंटेज 78% ही केमिकल इंजीनियरिंग मिल गई, ले लिए। अब इसको मैं कोई भी कहानी दे दूँ, तो फर्स्ट ईयर के अंदर मैं अपने आप को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट जर्नी में रखूंगा, कि मेरा पहला टारगेट ये होगा कि एटलीस्ट मैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के जो इन बिटवीन जंपिंग एरियाज है ना, वहां पर आऊँ। आई डोंट इवन केयर कि क्या कुछ सोचेगा कोई मेरे बारे में, मैं करूँ परफॉर्म। सेकेंड ईयर के अंदर मैं एक सोसाइटीज का एक डिफरेंट, अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ कुछ और भी साथ साथ ऐड करूँ। सोसाइटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड देन लेटर ऑन आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ें और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हों। तो ये सारी चीजें जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 के अंदर ना, ये अंदर जो एक इंजीनियर बैठा हुआ है, उसको जब वो मेच्योरिटी तक पहुंचेगा, जब उसको प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, आइदर इंडस्ट्री के अंदर उसका सॉल्यूशन काफी अच्छा होगा, या अकेडमिया में जब भी जाएगा एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जब वो करेगा, तब वो मेच्योर डिसीजंस लेकर आएगा। उसकी मिसाल हम इस तरह से दे सकते हैं कि आपने एनालाइज कर लिया केमिकल इंजीनियरिंग की चीजें, सीमेंट के बारे में आपने फॉर इंस्टेंस समझ लिया। अब आपने स्टडी करना शुरू करी कि यूके करना सप्लायर कौन सा है, यूके में कौन सी मार्केट है, सीमेंट्स के लिए CO2 या डिफरेंट सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, कौन सी जगहें जहाँ पे होती हैं, वहां से कौन कौन से कंज्यूमर्स बैठे हुए हैं, वहाँ का मार्केट रेशियो क्या है, एंड देन फर्दर उनके रिसर्च के डेडिकेटेड डिपार्टमेंट कौन से। तो आपके अंदर का जो एक इंजीनियर, मिच्योर इंजीनियर, जब वो पीक पे पहुंचेगा ना, उसको पता होगा कि उसको वहां तक पहुंचने के लिए उड़ना आना चाहिए, तैरना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, अपनी बात कन्वे करना आना चाहिए। और ये सब आपको सोसाइटीज लेवल पे चीज सीखने को मिलेंगी। जब आप अंडर ग्रेड के अंदर, जाविया होता था हमारे टाइम पे लिटरेचर डिपार्टमेंट के अंदर, आपको पोइट्री आना समझ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जिंदगी की थोड़ी बहुत ग्राउंड लेवल पे चीजें क्या होती हैं, आपको
थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए कि इश्म मजाजी वगैरह क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें आपको ट्रेन करेंगी, देन आपको नजर आएगा कि यस, दिस इज हाउ द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड। आप एक टेक्सोनॉमी, अब मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खड़े हैं, तो आप टेबल फॉर्मेट में काम करें। बहुत अच्छी चीज लर्निंग मैंने जो है ना सीखी अपनी डोमेन के अंदर, कि प्रॉब्लम्स को ना टेबल फॉर्मेट में रखना शुरू कर दें। जैसे मैं मुझे बुरा महसूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, लिखें जरा, मतलब लिखें एंड देन लिखें। उसमें ये भी लिखेंगे कमरा साफ नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, या मैं जो है ना साफ खुद नहीं रहता इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, सराउंडिंग में दोस्त अच्छे नहीं है। एंड देन यू रियलाइज के टेबुलर फॉर्मेट के अंदर प्रॉब्लम्स को लिखने से, उसको सॉल्व करने से आपको अपनी जात सुधर जाती है। तो प्रॉब्लम्स क्यों आइडेंटिफाइड नहीं होंगी रिसर्च एरिया के अंदर? आप तो चैट जीपीटी का जमाना है, आप उसको एंगेज करें, एआई को एंगेज करके टेबुलर फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे यार सीमेंट्स का फार्मूला ये होता है, सीमेंट्स की ये चीजें, यहाँ पे सप्लायर्स, ये फाइनेंशियल, ये सर्कुलर इकोनॉमी, इसका पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मास्टर्स होते हैं, इनके पास फंडिंग्स मौजूद है। लेटर ऑन यू विल रियलाइज, आपको ये भी पता होगा दुनिया में सीमेंट्स की बेहतरीन रिसर्च कहाँ पर हो रही है, कहाँ फंडिंग मौजूद है, कौन सा प्रोफेसर, उसके लिंक्डइन क्या है, उसके लिंक्डइन पोस्टिंग क्या है, उनके स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स की नेटवर्क क्या है। अंदर चले जाओ, पता लग जाएगा कि कॉन्फ्रेंस कौन सी आ रही है, खुल के सामने आएगी चीजें। एंड उस सारे सफर के अंदर आपके अंदर का जो एक मैकेन इंजीनियर जो मेच्योर हो रहा है वक्त के साथ साथ, उसमें ये सब सोसाइटीज इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑन आपको हाइकिंग समझनी चाहिए, आपको कैंपिंग करनी चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, ये आगे की चीजें। तो मैं समझ सकता हूँ कि मैंने जवाब दिया या नहीं दिया। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जो स्टूडेंट्स का आता है हमारे पास अक्सर, के उनके पास सेमेस्टर्स में टाइम ही निकलता है कि वो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल स्किल्स पे जाएं। तो उसका वजह यही है कि हम जब यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल्ड होते हैं तो हम अपने गोल्स इस तरह सेट नहीं करते जिस तरह से हमें करना चाहिए। जैसे मैं अगर अपनी एग्जाम्पल दूं तो मेरा अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप जाके देखेंगे, मेरा नाम आप सर्च कर लें या मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, तो उसके अंदर मेरे सर्टिफिकेशन का एक पोर्शन है। तो मैंने बड़ा कंसिस्टेंट हो के एक प्लान बनाता था एवरी ईयर जैन में, कि मुझे अगले 4 महीने में ये 2 सर्टिफिकेशन लेनी है, इन 2 सर्टिफिकेशन के बाद मुझे इस पे 4 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, इन 4 प्रोजेक्ट से एक इंटर्नशिप हंट करनी है साइड बाय साइड विथ गुड CGPA और GPA इन एकेडमिक्स। ये भी मेरा एक वो होता था कि इन सब चीज़ों को लेके चलना है। अब इसमें क्या होता था कि इसमें फिर आपको जो है ना बाय प्रोडक्ट सक्सेस मिल रही होती है जब आप इस तरह से अपनी रूटीन को सेट करते हो। तो हुआ यही कि मैं ये सारी स्किल्स कर रहा था अंडर ग्रेड में ही, 25-30 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस, पता नहीं कहाँ कहाँ से, 100+ प्रोजेक्ट्स जो गिटअप पे ओपन सोर्स किए हुए हैं, जो यूज़ करना चाहे यूज़ करे, उसमें पूरी गाइडलाइन PDF, मतलब सारे आपको मेरे गिटअप पे या मेरी वेबसाइट्स पे मिलेंगे। फिर लिंक्डइन प्रोफाइल को मैनेज रखता था, वो वजह यही थी कि वो प्रोफाइल ही आपको हंट करवाती है। अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करते हैं या जॉब्स पे अप्लाई करते हैं तो अब लिंक्डइन आपका एक चलता फिरता रिज्यूमे है, और मेरे बहुत ज़्यादा नेटवर्क उसी से ही बने। फिर ये सब चीज़ें चलते हुए मैंने अपनी कंपनी का इनिशिएटिव ले लिया, 4th सेमेस्टर में यूटैग स्टार्ट कर दी। लो भाई, अब आप इंटर्नशिप जॉब्स भी कर रहे हो, आपके पास एक कंपनी है जिसमें आपको छोटे बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखानी है, और अब आप 3rd ईयर में आ गए जहाँ पे आपको जो है यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स को भी साथ साथ लेके चलना है। तो ये 3-4 चीजें आपके साथ चल रही हैं, और आपको इसमें वर्क बैलेंस लाइफ भी करना है कि आपको आप आप कश्मीर ट्रिप पे भी जा रहे हैं, आप सवात भी घूमने निकल गए, आप पहाड़ भी चल रहे हैं। आप इंस्टाग्राम देखेंगे तो हर मेरा जो सोशल मीडिया है वो उसके हिसाब से ही बना हुआ है। इंस्टा देखेंगे तो उसमें सिर्फ आप मेरे टूर्स एंड ट्रैवल्स ही देख रहे होंगे, लिंक्डइन देखेंगे तो आप यही देख रहे होंगे, यार ये तो बंदा ही चेंज हो गया, ये तो आप प्रोफेशनल हो गया, ये तो अलग ही एंटरप्रेन्योर हो गया। फेसबुक देखेंगे तो वहाँ गपशप देखेंगे, यार ये तो मीम शेयर वाला बंदा हो गया। तो ये
स्टूडेंट को जो है ना अपनी जिंदगी को इसी तरह ही करना चाहिए कि आप हर चीज यूज करो पॉजिटिव वे में, लेकिन अपने एक सेमेस्टर्स गोल बनाओ यार, ये काम इस सेमेस्टर में करना है। उसमें आपकी, उसामा ने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया कि उसमें आपकी एक हैक, जो आपका हाइकिंग वाला फीचर भी हो, एक आपका एकेडमिक से रिलेटेड भी हो, एक आपकी इंटर्नशिप भी हो। तो बहुत ज़रूरी है ये सब करने के लिए ना। और इसी के साथ जब आप ये अर्ली स्टेज में, आप ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट जब ये शुरू करते हैं ना, तो ये फाइनल ईयर तक इतने मजबूत, इतने प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ों को डील करना सीख जाते हैं। जैसे बस यही है कि इसको हम आगे गपशप में कंटिन्यू करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि असल सेशन ही उसामा का है। सॉरी उसामा। नहीं नहीं हाँ भाई साहब, ऐसी जिशान। बात नहीं है, आपसे सीखने को मिला है बिल्कुल। जिशान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन उसामा भाई से है। उसने बताया भी था कि रिसर्च कैसे करना है, यहाँ जो आया था पहली दफ़ा मीटिंग का था। लेकिन मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि मैं तो यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एनईडी में। मेरा जो अभी चल रहा है 7th सेमेस्टर चल रहा है। अब मैंने सोचा कि चलो अब आगे जो दुनिया वाले हैं, अमेरिका लोग, कनाडा जहाँ रहते हैं, चलो उसको देखता हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी। तो मैंने कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी को सर्च किया। वहाँ पे फैकल्टी पे गया तो मैंने प्रोफेसर को चेक किया। अब मेरे फील्ड के रिलेटेड जितने प्रोफेसर मैंने चेक करे, जब उनकी लैब पे मैंने विजिट किया तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं और वो जो पढ़ रहे हैं या जो करंट रिसर्च चल रहे हैं उनके, तो बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें मुझे मिल गए कि मैं शॉक हो गया एक तरह। क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ और ये जो कर रहे हैं तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ये उससे। और यहाँ जो मैं एनईडी का बात करूँ तो यहाँ तो इलेक्ट्रिकल में पावर इंजीनियरिंग ही पढ़ा रहे हैं। अब अगर मैंने जब उनके रिसर्च देखे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसे प्लाज्मा वर्क पे कर रहे हैं, या न्यूक्लियर फ्यूजन पे कर रहे हैं, या क्वांटम कंप्यूटिंग पे कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं है। तो अब इस गैप को मैं कैसे फिल कर सकता हूँ? उनके साथ कनेक्शन भी अच्छे हैं हमारे, कि अगर उसने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, मैंने बताया हाँ, क्योंकि हम तो बात बनाने में तो एक्सपर्ट है ना, कि हम बात घुमा फिरा के उनको बता दें कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं हूँ भाई, मैं 2 मिनट में करके दे दूँ। लेकिन वो बात भी मान लेते हैं, लेकिन अगर उसने ऑफर दे दिया कि आ जाओ, तो उसके लैब में जाने के बाद अगर मेरे पास वो स्किल ही नहीं है तो मैं कैसे हैंडल कर लूँ? सर ये मेरा क्वेश्चन। मैं आंसर। हाँ उसामा आप। जी निशांत साहब देखें, ये बात जो सब आखिरी में जो आपने बात करी ना, आपने जो उससे पहले जो बात करी वो भी हाईलाइट करूंगा कि हम कर सकते हैं। ये माइंडसेट है, इसका कोई वो नहीं है। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा माइंडसेट है। पता नहीं वो काम होगा नहीं होगा, उसका डिबेट नहीं करेंगे। मैं कर सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ही करूंगा, टेबल पे जाके बात करें, मैं करूंगा। तो वो एक माइंडसेट है, ये होना चाहिए। लेकिन आपने जो आखिरी में कहा ना कि निशान साहब के, आपको लगता है कि आप में चीजें कम है, यार ये बहुत बहुत गलत चीज है। आप ये क्यों क्यों भूल गए कि पार्शियल डेरिवेटिव्स के आपने सिर्फ चंद एक्सरसाइजेस सॉल्व नहीं करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए आपने पूरे रजिस्टर्स भरे हैं। इंटीग्रेशन, कैलकुलस, मैथ्स आपने अगर पढ़ा है तो आपने जीनियस की तरह पढ़ा होगा। कि आप अगर 1/x का कोई लॉग बताए, नेचुरल लॉग, तो आपके दिमाग में आएगा, सो के उठा के कोई पूछ ले, क्योंकि इतने प्रैक्टिस करी होती है। नेचुरल लॉग निकालना है, कैलकुलस निकालना है। तो देखो, सबसे मेन चीज ये होती है कि ना हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा काम हो रहा है। सही है। जिस तरीके से बस एक लैंग्वेज का फर्क हो सकता है, क्योंकि शायद आपने लैंग्वेज नहीं सुनी होगी। मेरी इंग्लिश की दास्तान डॉक्टर साहब से सुन लें, मैंने 2 मरतबा आइल्स दिया था। मेरी भी इंग्लिश बहुत कमजोर थी, लेकिन कभी मैंने ये फील नहीं करा कि जो मैं कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। प्राउड है मुझे कि भाई अ, हो सकता है कि गलत हो, लेकिन मुझे अभी मेरी नॉलेज 22 साल का डाटा है, 24 साल का डाटा जो दिमाग में मौजूद है, उसके हिसाब से यही सही लगता है मुझे। निशांत साहब देखें, अगर आप बाहर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं लैब में जाते हैं, चीज़ें देखते हैं, देखिए वो एक वो वहाँ की ग्रोथ और चीज़ें
वो डिफरेंट हैं उस एंगल से अगर आप देखें, लेकिन आपको उसमें से अपने लिए क्या निकालना है उसकी वर्किंग करनी है। जितने भी दोस्त मुझसे, मेरे करीबी दोस्त, 2 साल हो जाएंगे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई आज से पहले, आपको पता होगा। काफी लोग मतलब दोस्त मैसेज करते थे कि इंडिविजुअली कोई कॉल करता है पूछता है, बता देता हूँ, लेकिन मैंने आज पहली मर्तबा शायद मैं बात कर रहा हूँ कि किसी के साथ कि पीएचडी के टॉपिक पे। मैं हमेशा शायरी और किसी और दूसरे तरह के टॉपिक डिस्कस करता हूँ कभी, क्योंकि देखें, अगर आपने पीएचडी और अपना मास्टर्स हंट करना है ना फुली फंडेड, वो पूरी एक तैयारी है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि देखें, जहां जाएंगे ना वहां उतरते ही वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट और वेलकम टू एक्स वाई जेड इंग्लिश में बोला जाएगा, वो वहाँ की मादरी जुबान में बोला जाएगा। सो यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि वो लैंग्वेज क्या होगी। तो हमें उसके लिए अब प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने कोई 5th सेमेस्टर में पहला आइल्स दिया, बड़ा गंदा बैंड आया था, हम ये हाईलाइट करूंगा, शर्मिंदगी होगी, लेकिन इट्स ओके, लर्न करना चाहिए। बड़ा मायूसी होती थी मुझे कि मैं क्यों नहीं इंग्लिश कर पा रहा, लेकिन प्राउडली मैं अपने फेसबुक पर कैप्शन लिख दिया करता था, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन विद टाइम समझ आया कि नहीं, चीजें होती हैं, लर्न करनी होती हैं। तो जिशान साहब देखें, आपने अपने आप को ना रेडी रखना है, वहां जो लैब्स में काम हो रहा है और जो आप काम कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है कि ये चीजों में बहुत फर्क है, इन डेप्थ आप देखेंगे ना तो सेगमेंट कहीं ना कहीं आपसे लिंक करता होगा। अब आपने देखना है कि वहां से आप क्या फायदा निकाल सकते हैं। उसकी मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता देता हूँ। मेरा नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के अंदर यूटीसी है, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी सेंटर, वहाँ रोल्स रॉयस का डिपार्टमेंट है। मुझे उससे क्या काम निकालना है स्पेसिफिक रेदर देन दिस कि मैं पूरा ऑरा करूँ, अपने आप को मायूस करूँ कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड पे देख लें, आपके पास आइल्स हो जाए, नहीं हो जाए तो आपका माइंडसेट हो जाए, आपके पास नॉलेज हो कि पूरा रिसर्च क्या हो रही है। लिंक्डइन के ऊपर किसी ने पैसे नहीं रखे हुए, फ्री में रिक्वेस्ट भेज के उन सबको अपना मैसेज करके बता दें कि जनाब आप उनसे ना इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए। अगर कोई फ्री है तो लाजमी बात करेगा, लाजमी जवाब देंगे आपको। आप लिंक्डइन को यूज करें, आप अपनी रिसर्च को यूज करें, आप गूगल स्कॉलर्स को यूज करें, और आप कंक्लूड करेंगे कि अगर आप एफर्ट करेंगे ना तो कुदरत का निज़ाम जो है ना, कुदरत का निज़ाम वो न्यूटन का थर्ड लॉ है, रिस्पॉन्स बैक लाजमी कर देता है। पता नहीं कैसे करता है लेकिन कर देता है। तो वंस यू आर, मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने 7th सेमेस्टर के अंदर रोल्स रॉयस का अपना यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देना शुरू कर दिया था कि मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। अब सोचता हूँ मुझे हंसी आती है, क्यों? मुझे कोई कहने वाला नहीं था कि नहीं हो सकता ये, किसी को बताता ही नहीं था। तो गो, ये अपनी दुनिया है, इसको अपने हिसाब से लिखोगे, अपने अपने कैरेक्टर्स हैं। नमक ज्यादा है तो कोई मसला नहीं है, खाएंगे ही हम, नहीं है तो कोई मसला नहीं, वो तब भी हम ही खाएंगे। कईयों मरतबा नमक खत्म हो जाता खाने में, मैं खा लेता हूँ, नो, फर्क नहीं पड़ता। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। और ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सोच लेना कि मुझे ये नहीं आता या मुझे वो नहीं आता या ये तो मैंने करा ही नहीं है। इसने उसामा ने बहुत अच्छी बात करी कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, जो आपने 50 डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्यूशंस करे होंगे, जो कि किसी मैथ के टीचर ने आपको पुश करके कराया होगा, आपको बाद में पता चलेगा कि उसका जो एप्लीकेशन हो रही है जहाँ पे, जब वो आपके सामने आएगी खुद ब खुद आप कहेगा अच्छा ये तो मुझे मालूम है। ये क्या हुआ कि जो जो थ्योरी थी वो मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन ये जो सॉल्यूशंस कर के लिए जब मुझे डायरेक्शन लेनी है तो आई आई नो व्हाट टू डू इट। बासित अली, आप बताएं बेटा। अनम्यूट कर आवा, लें, हाँ। आवाज आ रही है सर? जी बे आ रही है, आ रही है, आ रही है, आप बोले। अब म्यूट हो गए आप। हाँ अब। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल जो है ना वो उसामा भाई से है। और सवाल तो बहुत है लेकिन मैं एक ही सवाल पूछूंगा। इन एक सवाल में मैं तकरीबन 2 से 3 सवाल पूछूंगा और वो रिलेटेड टू रिसर्च ही है। और
सबसे पहला जो सवाल है वो मेरा ये है कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है ना वो लार्ज डेटा सेट्स आते हैं, यानी हम जो है ना बहुत सारी डेटा की प्रैक्टिसेस करते हैं, और सम टाइम जो है ना जो हमारा प्रीवियस डेटा होता है वो हम मिस कर लेते हैं। तो पहला सवाल ये है कि हम कैसे जो है ना उस डेटा को मैनेज करें, ताकि जो है ना उस प्रीवियस डेटा के बिहाफ जो है ना हम नेक्स्ट जो है ना अपना स्टेप बढ़ाए। और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह उसामा भाई ने कहा कि मेरा कार्बन फाइबर के ऊपर रिसर्च चल, यानी मैंने पहले भी किया, अभी भी चल रही है कार्बन फाइबर और इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेटेड सिस्टम के ऊपर। तो हमारी भी जो है ना एक हम अभी खैर हमने इनिशिएटिव ही लिया है, तकरीबन जो है ना 3-4 महीने उसमें हमने उसको दिए उस रिसर्च को, यानी हम फार्मूला 1 कार जो है उसको कंप्लीटली जो है ना हम उसको कार्बन फाइबर के ऊपर लेके जा रहे। तो हमारे पास जो मेन मसला आ रहे हैं वो वो जो उसके ज्वाइंट्स होते हैं ना उसके, क्योंकि फार्मूला 1 कार के आपको रूल्स के भी पता होंगे कि हमारे पास जो है ना कुछ जो मेन हुक होते हैं और फ्रंट हुक होते हैं वो हमें स्टील का रखना होता है। तो वो वाले जो जॉइंट्स होते हैं यानी कार्बन फाइबर और स्टील के दरमियान जो हमारे पास जॉइंट्स होते हैं, और बाकी जो कार्बन टू कार्बन, यानी हमने तकरीबन जो है ना उसके ऊपर हमने कमर कर ली, यानी तकरीबन हमने उसको अपने ग्रिप में लिया हुआ है। लेकिन कुछ जो है ना वो सॉफ्टवेयर की कमी के होने की वजह से और कुछ जो है ना नॉलेज की कमी की होने की वजह से हम जो है ना उस चीज़ में लैग कर रहे हैं। तो हम जो है ना इसको कैसे मैनेज करें और कैसे जो है ना हम अपने, यानी क्या हमारी जो लिटरेचर रिव्यू है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू भी हमने किए, काफ़ी किए, तो हम कैसे जो है ना इन चीज़ों को मैनेज करें और कैसे जो है ना हम अपने आप को स्टेप अप करें। तो क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है इस चीज़ के लिए कि हम इस चीज़ को जो है ना और अच्छा बनाएं। मैं एक इंटरजेक्ट करूंगा, जिसका जो आखिरी है ना बातचीत का जो आखिरी पोर्शन है सवाल का, कि वो फार्मूला 1 के अंदर क्या करना है, वो तो तुम मेरा ख्याल है 1-on-1 कर लेना इनसे। पहले वाले पार्ट का जवाब दे दो इनको कि अगर डेटा आ रहा है बहुत सारा तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। ये सर ये इटसेल्फ बहुत बड़ा सवाल है। डेटा आ रहा है उसको मैनेज कैसे करेंगे डेटा। इसका जवाब सर शॉर्ट लफ्जों में आप ही दे सकते हैं, मतलब मेरे लिए भी लर्निंग का पॉइंट होगा। आप अगर क्योंकि ये देखिए इटसेल्फ बजाहिर बहुत बड़ा सवाल है ये। ये ये एक ऐसा सवाल है जो कि हम हर रिसर्चर के लिए एक मुसीबत बन जाता है। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है तुम लोगों के ऊपर कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज दे दी हैं जिसकी वजह से आप उस डेटा को बहुत अच्छी तरह से कलेक्ट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, क्लीन अप भी कर सकते हैं। चाहे वो डेटा कैटेगरी डेटा हो या वो किसी और किस्म का डिस्क्रीट या कंटिन्यूस डेटा हो। कोई सा दुनिया का कोई सा डेटा ऐसा नहीं है जिसको अब हम एनालाइज नहीं कर सकते और उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। पुराने ज़माने के अंदर एक न्यूसेंस होती थी, मुझे अच्छी तरह याद है, ये हम सर्वेस को या इंटरव्यूज को कैप्चर करते थे और उसको डेटा में कन्वर्ट करते थे, कितना टाइम लगता था हमें। ठीक है ना। आज वही चीज़ ट्रांसक्राइबिंग करवाने के लिए मैं अगर गूगल खोलता हूँ तो वो मुझे 5 मिनट के अंदर 50,000 डॉक्यूमेंट्स, वो वीडियोस को और ऑडियोस को डॉक्यूमेंट ट्रांसक्राइब करके दे देती है। तो आपका जितना भी डेटा है ना, इसके लिए डेटा साइंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और इसके लिए मतलब सिर्फ मैं तुमसे ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स सीखो, उससे ज़्यादा सीखो जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही। और फिर मैं कहूँगा कि बहुत अल्लाह ताला का तुम लोगों को एहसान है कि इतने चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर जहाँ पे इतने अच्छे वीडियोस मौजूद हैं बेहद में, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जो कि हर साइंटिस्ट को, हर रिसर्चर को मिलता है। शुक्र यह है कि आजकल हमारे पास अच्छे टूल्स मौजूद हैं जिनके मदद से हम इनको अच्छी तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। और जैसे बताया ना कि आप अपने आप अपने मैनेजमेंट सिस्टम खुद क्रिएट कर सकते हैं। अब तो ये वक्त आ गया है, आप बहुत छोटे छोटे से प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए जो कि आपका डेटा ही कंट्रोल कर सकेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोशिश नहीं बल्कि ट्यूसडे को या वेंसडे को, वन ऑफ द 2 डेज मैं एक लेक्चर रख रहा हूँ चैट जीपीटी के ऊपर।
how to create ChatGPT for a particular activity. आप किस तरह से एक 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 सिस्टम बनाना चाह रहे हैं आप अपने लिए, जो कि डेटा मैनेज करे, आप क्रिएट कर सकते हैं बड़े इत्मीनान से इसको। और मैं एक मेथोडोलॉजी में सिखाऊंगा, तो तुम उसके लिए इंतजार करो। और जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन था, तुम डायरेक्ट उसामा भाई को मैसेज कर देना। ओके सर। माज, माज अनम्यूट कर लेना। सर आवाज आ वालेकुम। रही है? आ रही है। हाँ माज बोलो। सर आ रही है आवाज? जी आ रही है बेटा, जल्दी बोलो। हाँ आ रही है आवाज, माज बोले। सर तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर जब मैं मतलब पढ़ाई से रिलेटेड तो नहीं होती मेरी रिसर्च, लेकिन ये कि वैसे ही अगर कोई कर रहा हूँ काम तो अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाऊँ उसमें, तो भाई ओ ड्रॉप हो गया। चलें अब्दुल्ला, अनम्यूट करना सीख लिया? वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। थैंक यू सर, आपने मुझे सवाल करने का मौका दिया। सर मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, आई एम डी डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का। सर मेरा सर उसामा भाई तुम्हारा से दोस्त आ सवाल गया है। उसामा, तुम्हारा क्लास डिपार्टमेंट फेलो। या सर मेरा उसामा भाई से सवाल है कि जब आप डिपार्टमेंट में थे और अपना कॉन्फ्रेंस पेपर लिख रहे थे और उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो आपने टीचर को किस तरीके से कन्वेंस किया कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, और टीचर ने उस चीज पे आपको, मतलब टीचर भी उस आपके कॉन्फिडेंस में आए? क्योंकि जब मैं किसी रिसर्च को लेके टीचर के पास जाता हूँ तो मैं कन्वेंस नहीं कर पाता, कि टीचर को लगता है कि इसमें शायद मैं सही तरीके से काम नहीं कर रहा, हालांकि मैंने लिटरेचर रिव्यू भी मैंने किया हुआ होता है। एक चीज मेरा ये थी। सेकंड, आपने यूनिवर्सिटीज को कैसे अप्रोच किया अपनी स्कॉलरशिप के लिए? और एक और मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो है वो किस तरह से आपने कॉन्फ्रेंस के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई और कॉन्फ्रेंस पेपर लिखा? ये एक मेरा सवाल था सर। देखिए अब्दुल्ला साहब, असल में हमारी जो पहले सवाल जैसे जो आपने डिपार्टमेंट के हवाले से किया है ना, उसमें तो ये है कि हम पर्सनली भी बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ें हैं कॉल कर लीजिएगा आप, इंशाल्लाह डिटेल में बात कर लेंगे किस तरीके से लाइन अप करनी है चीज़ें। क्योंकि अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ उसमें ऐसी बातें हैं, ये एक रियलिटी होती है। आप कुछ करते हैं तो समटाइम आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है और समटाइम नहीं मिलती। आपको बहुत सारे टीचर्स नहीं चाहिए होते हैं, आपको सिर्फ एक ही चाहिए होता है जो आपको लेके चले, हम उनसे मशवरा करें। तो अभी ये है कि हमारी वीडियो वगैरह भी फेसबुक पे चल रही है, तो चीज़ें तो हम मतलब खुल के नहीं बता सकते, लेकिन ये कि देखें, आप अगर फाइनल ईयर के अंदर हैं, आपका लिटरेचर रिव्यू अच्छा हो भी गया है, आप एज अ रिव्यू आर्टिकल भी लिख सकते हैं। आप चीज़ों को कंपाइल करके बहुत सारी चीज़ों को टैब्यूलर, जैसे मैंने कहा ना कि टैब्यूलर फॉर्म के अंदर अपने पास लिख लो। अगर लिटरेचर रिव्यू आपने किया है, क्या उसको आप समराइज टेबल के फॉर्मेट में कर सकते हो? क्या सही। उसके अंदर कोई एसोसिएटेड फेलियर मोड्स पे आप काम करो, क्या उसको टेबल फॉर्मेट में कर सकते हो? यस। तो बस कुछ ना कुछ हो जाएगा उसका। ठीक है, एक बहुत सारी चीजें आप कर कर आके आप किसी के पास ले जाएंगे एंथनी के, और एंथनी को बोलेंगे आप 50 पेपर पढ़ रहे हैं, और उससे बेहतर है कि आप अब्दुल्ला नाम का पढ़ें पेपर। उसमें 50 का समरी है, और ऑल दो बच्चा है ये, लेकिन आपको एक नजर आएगी एफर्ट। तो रेदर देन एक्नॉलेजमेंट, आपको ये चीज को सराहा भी जाएगा कि यस किया जा सकता है। तो आप अब्दुल्ला कोशिश ये करेंगे कुछ लर्न करें कि मैट्रिक्स फॉर्मेट्स क्या होते हैं, डेटा की टेबुलर मतलब क्वांटिफाइड कैसे करते हैं चीज़ों को। ऐसे आपने कुछ रूट कॉज एनालिसिस पढ़े होंगे, आपने डिफरेंट डायग्राम्स पढ़ी होंगी, फिश बोन डायग्राम्स। वो जितनी भी किताबें हैं ना, वो फेंकना मत आप। वो जितने भी नोट्स हैं वो ब्राउन हो गए। अब मेरे जो किताबें थी ना डायनेमिक्स की और स्टैटिक्स की, ब्राउन हो गई हैं, बहुत जल्दी ब्राउन हो गई हैं, 3-4 साल के अंदर ही। लेकिन अच्छे लगती हैं क्योंकि वो बड़े बहुत इंपॉर्टेंट थी कि बॉक्स प्लॉट किस तरह से काम करता है, आउटलायर कैसे करता है, स्टैट्स की चीजें आपको खोल खोल के देखनी पड़ेंगी। अब तो चूंकि इंटरनेट पे भी मौजूद है वीडियोस, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स मिल जाएंगी, लेकिन वाइब नहीं आएगी क्योंकि वो जिस तरह से हम आपने पढ़ा है और वो
पढ़ के आपको चीज़ें समझ आ गई थी, इसी तरह से आपको मुझे भी समझ आती है। मैं अपने साथ सारी किताबें ले आया था यहाँ पे पीएचडी के दौरान ना, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो आपने ना सबसे मेन चीज़ जो अब्दुल्ला करना है फाइनल ईयर के अंदर, वो ये करना है कि सारी टीचर, सारे स्टाफ, सारे फैकल्टी से नहीं मिलेगी सपोर्ट भाई आपको। एक एक होंगे प्रोफेसर, हो सकता है डिपार्टमेंट के अंदर, डिपार्टमेंट से बाहर, किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर, यूके में, यूएस में, कहीं पे भी आपने एक ऐसा बंदा मिल जाएगा। देखिएगा कुछ अब एफर्ट तो करें, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, दीवार पे मुक्का मारा तो मुक्का दीवार मारेगी आपको ना, रिवर्स में। आप एफर्ट करें, इस नेचर के अंदर अपना हिस्सा ढूंढने की कोशिश करें, नेचर खुद हिस्सा देगी आप। तो आपको बस एक अपना एक इस तरह से फैकल्टी कुछ इस तरह से ढूंढना, बस राइटिंग स्टार्ट करनी है, कंपाइल करनी है चीजें, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में करनी है। मैं कह रहा हूँ ना कि अच्छी नहीं होगी ये बात, आपने नहीं सोचनी अभी बैठ के कि अच्छी है बुरी है। इंटर तो हुए स्कूल के अंदर, लिखना तो शुरू करें। आप कंपाइल तो करें टेक्सोनॉमी को, टेबल फॉर्मेट में तो बनाएं। आप कोई छोटी सी चीज 5 से 10 रिसर्च पेपर को टेबुलर फॉर्मेट में लाके, वहाँ जो वैल्यूज उन्होंने निकाली हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए, आप उनको टेबुलर फॉर्मेट में लिख के बता दें कि जॉन और इसने ब्रूस ने, इन्होंने ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंट से निकाली हैं, तो मेरे लिए बहुत काम की हैं वो चीजें। मैं साइट करूंगा आपकी चीज, आपकी रिसर्च को एक्नॉलेज करूंगा। तो दिस इज हाउ चीजें होती हैं। अच्छा, अदर देन दिस, आप ना अपने आप को एनईडी तक लिमिट ना रखें। मैं कैसे बताऊं आपको कि जो बारिश हो रही होती है ना, तो ऊपर चले जाएं तो बारिश तो नीचे हो रही है ना, तो ऊपर तो फिजा है बहुत अच्छी सी। आप अपने आप को लिंक्स बनाएं। मैंने लिंक्डइन का बिल्कुल हाईलाइट नहीं करा, सर ने बताया, लिंक्डइन के सफर के अंदर बहुत साथ दिया। मैं बस इस चीज से होता है कि दिल से आता नहीं है कि इंसान इस पे बात करे कभी, लेकिन जो है ना लिंक्डइन के सफर ने, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू कि इतने इंटर्नशिप्स, इतना नेटवर्क, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और कहाँ कहाँ नेटवर्क बना इस लिंक्डइन की वजह से। ठीक है, और थाउजेंड्स ऑफ थिंग देखें अब्दुल्ला, और ये सारी रियलिटी हैं, ये सब रियलिटी हैं, ये सब न्यूटन का थर्ड लॉ है कि आप एक चीज पे एफर्ट डाल रहे हैं, नेचर रिस्पॉन्स करेगी, करेगी, इस पे बिलीफ रखो, करेगी। सिस्टम में आपने अपने आप को बस ऐसे ही रखना है मलंग, और अपनी चीजों को नॉर्मल रखते हैं, लेकिन आपको नजर आएगा यस, नेचर रिस्पॉन्स करेगी, आपके काम होने लगेंगे। आप एक चीज को एनालाइज करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, होगा नहीं कुछ टाइम के बाद, लेकिन आपको बिलीव होना चाहिए कि अगर आप इस पे एफर्ट डाल रहे हो, आप इस चीज पे थोड़ा सा भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, ये कल को एक नेचर एक इसका काम करेगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने बोला नेटवर्क बनाना है, साथ साथ आपको मेहरान यूनिवर्सिटी, आपको बलूचिस्तान, नस्ट, जीआईके की साइड, इन पूरी जगहों से चंक निकालने हैं। आपको हर कम्युनिटी का मेंबर बनना है, आपको हर एक चीज ट्राई करनी है। आपने सोचना है कि एनर्जी, मैं एनर्जी का मेंबर बनूंगा, CO2 कॉन्फ्रेंस होती है, कॉप वगैरह की 2027, आपको उसको फॉलो करना है, उसके न्यूज़ लेटर पढ़ने हैं। आपको लगता है कि एविएशन सेक्टर, कोई बात नहीं, उसको डिटेल में देखना है। सही, रात में भी अगर आप काम कर सकते हैं करें, करें, अपने लिए करें, आपको नेचर रिस्पॉन्स देगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नेचर रिस्पॉन्स देगी। सब सो रहे हैं, एक ही बंदा कमरे में काम कर रहा है, नेचर रिस्पॉन्स देगी, वो देती है, आपकी एफर्ट नहीं जाया होती। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि सम टाइम में ये अच्छी बात होती है कि वर्क लाइफ बैलेंस ना, ये मुझे अब जाके 1 साल पहले अंदाजा हुआ, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मौसले के थ्योरम में होते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, गुड, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। देन बिफोर दिस, आप अगर उस फेस में हैं तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आप उसको इतना ज्यादा डेडिकेट करें, लिंक्डइन के ऊपर अप्रोच करें लोगों को। देखें, मैं आपको सिंपल मैं बताता हूँ कि पीएचडी की स्कॉलरशिप के अंदर मैं किस तरह से घुसा। देखिए, पीएचडी के स्कॉलरशिप के अंदर ना, जब कार्बन कंपोजिट्स पे मैं काम करता था, यानी कार्बन फाइबर्स की चीजों का पढ़ना शुरू करा, उसकी मैंने स्पीड ऑफ साउंड देखा पहली मरतबा कि स्पीड ऑफ साउंड इन कार्बन फाइबर क्या है, वेरी फर्स्ट थिंग। और उसके बाद कई और चीजें मुझे समझ आने लग गई, मुझे फ्रीक्वेंसीज की थोड़ी बहुत नॉलेज होने लगी, सिग्नल का थोड़ा बहुत समझ आने लग गया। देन देखना शुरू करा है कि इनकी और कहाँ कहाँ चीजें हैं, कौन सी चीजें कहाँ पर हैं। अब्दुल्ला साहब, आपने अपने आप को सबसे पहले तो चीजों को ऐसे सामने रखना है और सिलेक्ट करना है कि यूनिवर्सिटी यूके, यूके के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है ना, एक दिन लगाओ सबकी लिस्ट बना दो, कितनी होंगी, कितना डाटा मौजूद है आपके पास पूरा होगा,
उन यूनिवर्सिटी को सबको एक्सेल पे डालो, सबकी यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट लिखो, डिपार्टमेंट में कंपोजेंट्स पे काम करने वाले प्रोफेसर लिखो। भाई मैंने एक साल में यही करा करा मैंने बस सबको निकाल लिया कि कंपोजर्स में कौन कौन काम करता है स्कॉटलैंड में। बस अब ये नहीं कह बस देना कि ओसामा भाई जरा वो एक्सेल की शीट भेज दें, ये नहीं बोलना अभी इनसे, ये काम आपको खुद करना है। नहीं, तो यस यस, जी बिल्कुल। तो तो अब्दुल्ला इम्पोर्टेंट इस बात तरीके से ये है ना, ओसामा, हमारे पास दो तीन और सवालात हैं, लेकिन ये फातिमा, आपके सवाल का जवाब मिला आपको? फातिमा अनम्यूट कर लीजिएगा पहले। जी सर, मेरा भी यही सवाल था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को कैसे अप्रोच किया था स्कॉलरशिप के बेस्ट उससे। तरीका यही है जो इन्होंने बताया कि आजकल लिंक्डइन है तुम लोगों के पास, बेस्ट तरीका है आप जाएं, दैट विल बी द कम्युनिकेशन फॉर यू। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो भी देखने के लिए बज हो जाए कि चलो मैं जाके देखूं तो इसमें क्या है। रह गई बात, अगर आपको ने आप में से कोई रिसर्च पेपर लिखता है तो हम फंड करते हैं। हमने एनईडी स्कॉलर ने कई स्टूडेंट्स को भेजा है दुबई और दूसरी शहरों में पेपर अपना प्रेजेंट करने के लिए। वी कैन फंड दैट। द क्वेश्चन इज, पहला काम तो आपको करना होगा ना, मुक्का तो आपको मारना है। माज, आपका सवाल। सर अब आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, जल्दी से, इससे पहले कि हम लूज कर जाएं तुम्हें। सर तो मेरा सवाल ये था कि मतलब मैं अक्सर काम कर रहा होता हूँ ना, तो काम कर रहा होता हूँ, फिर जो है मेरी मतलब वो ये होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लूँ, लेकिन फिर ये होता है कि ब्रेक ले ली तो जो है कंसिस्टेंसी लूज हो जाएगी। फिर अगर चलो मैंने ब्रेक ले भी लिया तो फिर ये होता है कि भाई ब्रेक लेने के बाद अक्सर जो है ऐसा होता है कि मैं किसी और चीज़ पर डाइवर्ट हो जाता हूँ। तो यूट्यूब का मुझे थंबनेल ऐसा दिख जाता है या टाइटल ऐसा दिख जाता है कि भाई मैं बोलता हूँ कि क्या पता है मेरे लिए फायदेमंद हो। कभी कभार होता है फायदेमंद, लेकिन ये कि नॉलेज बहुत ज़्यादा जो है ना फिर इस तरह बढ़ जाती है। और हालांकि मेरे गोल्स अलाइन होते हैं कि मुझे क्या क्या करना है, वो सारा मैंने लिखा हुआ होता है, लेकिन इससे फिर डाइवर्ट होके जो है ना मैं कहीं और चले जाता हूँ, बहुत ज़्यादा नॉलेज ओवरलोड हो जाती है। फिर जो मुझे करना होता है मैं उस पे जाके नहीं पहुंच पाता, ये होता है फाइनल। तो इसको मैं कैसे मैनेज करूँ कि मतलब अपने गोल्स को 100% अलाइन रखूँ? इसमें इसमें मैं तुमको बता दूं, बड़ा आसान सा तरीका है। पहली बात तो ये समझना बंद कर दो कि आप जो कर रहे हो, ठीक है, और आप डिविएट हुए किसी चीज के ऊपर, तो डिविएट हुए जो यकीनी तौर पे आपने ये सोच के डिविएट हुए होंगे कि ये चीज भी फायदेमंद हो सकती है, इसीलिए डिविएट हुए ना आप। अब जब आपने उस जगह पे जंप कर लिया, उस जगह पे अपना कंसंट्रेशन कर लिया, तो आप कह रहे हो कि उससे लगता ही है कि आपने वक्त जाया कर दिया, यही कह रहे हो ना, कि वो जब जी। आप डेविएट हुए तो आपने कहा कि वक्त जाया कर दिया। यही वो बात है जो ओसामा ने शुरू में कही थी कि हो सकता है जब आप डिविएट हुए तो आपको फेलियर हुआ हो, वो फेलियर ही आप डिफाइन कर रहे हैं अपना, कि मुझे कुछ मिला ही नहीं, मैंने वक्त जाया कर दिया। आपने वक्त जाया नहीं किया, आपने एक फेलियर हुआ आपका। उससे आपने ये सीखा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप इस तरह से जाएंगे या इस चीज पे कंसंट्रेट करेंगे तो ये आपको काम नहीं मिलेगा। सपोज एक कोड लिख रहे थे आप कोड लिखने के लिए आपने देखा कि यार कहीं और से मैं इस तरह की कोई चीज मिल सकती है मुझे, बजाय इसके कि आपने खुद कोड लिखने की कोशिश करी, आपने किसी और से कोशिश करी कि कहीं से लिखा हुआ मिल जाए मुझे, नहीं मिला। अब ये ना समझे कि आपने आपने एग्जॉस्ट करके अपने आप को ये मालूम करा कि मैं अगर इस तरह के जो सवाल थे अगर मैं उनका कोड मालूम करने की कोशिश करूंगा तो मुझे मिलेंगे नहीं ऑनलाइन। तो दैट्स इज द लर्निंग। ये आपके नेक्स्ट स्टेप के अंदर या नेक्स्ट टाइम जब आप ये काम कर रहे हो और डिविएट हो रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कब फेलियर हुआ था आपका और कौन से टाइप के ऊपर फेलियर हुआ था। दूसरी बात ये है कि जब आप डिविएट करते हैं ना, तो दो किस्म के डिविएशन होते हैं। एक वो होता है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। क्या आप 15 मिनट 5 घंटे से आप कोडिंग कर रहे थे, यकीन करें छठे घंटे में आप कोडिंग नहीं कर रहे होंगे, इसलिए कि आपका दिमाग जो है ना वो उस कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर रहा होगा।
तो आपको निकल के है ना जरा 15-20 मिनट है ना बाहर घूम के आना चाहिए। अम्मा ने अगर कोई काम कहा है रोटी लाने को तो वो रोटी लेने के लिए भागने की कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करें कि उसके अंदर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाए। इसलिए कि जब आपका ये जो सब मेंटल हेल्थ है ना आपकी, ये जो हम समझते हैं कि ब्रेन जो है हमारे हर वक्त न्यूरॉन्स भाग फेंक रहे होंगे इधर उधर, और वो हमारे वो एक न्यूरॉन्स का एक झमकटा लगा हुआ होगा और वो अच्छी अच्छी आइडियाज आ रहे होंगे, नहीं, वो भी थक जाता है, उसको भी आराम करने की जरूरत होती है। और जो रफ़ी साहब के जो गाने सुन रहे हैं ना, ये उसामा ऐसे नहीं सुन रहा है, बहुत से लोग होते हैं कुछ और करते हैं वो, ठीक है ना। तो फेलियर नहीं समझो इसको, ये एक अच्छी चीज है कि तुमने एक चीज सीखी नई। आसिया, आप अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगी आपकी जर्नी को, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरा भी माइंडसेट इसी तरह का है कि अगर बाकी सब नहीं भी कर रहे तो आपको करना चाहिए, आपको अपना रास्ता चुनना चाहिए। अच्छा, अभी जो आपने कहा था कि आप लैब में बैठे होते थे और आप अकेले होते थे और बाकी सारे सीनियर्स होते थे, तो उस टाइम पे यकीनन आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई होंगी। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप उन डिफिकल्टीज के बारे में थोड़ा बोल दें कि किस तरह से आपने कोप किया। और दूसरा प्रॉब्लम क्वेश्चन ये है कि जब आप एक इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की जर्नी में आ रहे थे, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की उसको आपने मतलब किस तरह से फेस किया उन प्रॉब्लम्स को। थैंक यू। जी सर, वो जो लैब की बात करी थी आई थिंक उनैस साहब ने की थी कि वो अकेले डिपार्टमेंट के अंदर काम करते थे। उनैस साहब हैं तो वो उसको बहुत अच्छे से नॉलेज कर सकते हैं सवाल को। हाँ, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट, देखिए मैं आपको हम्म ये तो एक पर्सनैलिटी है। इसकी कई वीडियोस हैं कि देखें, आप अगर खामोश रहेंगे और आप अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्लास के अंदर तो आप अपॉर्चुनिटीज वेस्ट कर जाएंगे ना। आप शर्माते रहेंगे, आप सब बोलेंगे कि टीम लीड कौन बनेगा, आपके अंदर होगा कि यार मैं क्यों बनूंगा। मतलब इंट्रोवर्ट की चीज आपको देखना है कि क्या जो आपका एक पर्सनैलिटी है वो आपके लिए करियर के अंदर फायदेमंद है। क्या आपको हर बार टीम मेंबर बनना ही अच्छा लग रहा है कि टीम लीड आप नहीं बन सकते, या आप चार लोगों को बैठ के मिल के काम नहीं कर सकते। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर बुनियादी बुनियादी प्रैक्टिस ऐड करें आप कुछ इस तरह की, फॉर एग्जांपल जिसमें आप अपने अपने ही घर के अंदर आप देखें कि कोई चीज़ पर गुफ्तगू हो रही है, तो आप खामोशी से एनालाइज करें, उसको समझें, चीज़ों को देखें, और उस पूरे थ्रू आउट एक से दो सेंटेंस ही बोलें, लेकिन बहुत टू द पॉइंट बोलें। कि इतना प्रैक्टिस के तौर पे कि आपको पता है कि आप गलत भी कह देंगे तो आपके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे ना, तो आपको नजर आएगा, यस, आपकी मीनिंगफुलनेस नजर आने लग जाएगी आपकी बात के अंदर। तो फायदा इसका आपको ये होगा कि आप जब कहीं ग्रुप में बात करेंगे तो लोग एक्सेप्ट करेंगे कि यस आप टीम लीड बन जाएं, या आप इस ग्रुप मेंबर के अंदर। सबसे बेहतरीन मौका आपको एनईडी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होता है, तो उसमें हम्म कोई भी जो है ना ग्रुप मेंबर वो नहीं बन रहा होता। मुझे भी याद है कि तो आप बने, आप अपने आप को बनाए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एटलीस्ट यहाँ से सफर स्टार्ट होगा उस अपने आप को एक्सप्रेस करने के। ये जो बात कही है, बाकी उनैस साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा जवाब देंगे इंशाल्लाह इसका, जो आपने सेकंड, लैब के पहले अंदर वाले अकेले का, बैठ के बात करने में। और मेरा ख्याल है ये जी सेकंड बिल्कुल। वाले का भी अच्छा जवाब दे सकते हैं। अभी अभी एक क्लास के हम्म, अंदर है जहाँ पे इनको टीम बनानी है। जी हाँ, जी। ऐसा ही है। तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि 1 से 2 मिनट में आप लोगों को समझाऊं। देखो, होता ये है कि मैं अगर अपना बताऊं ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तब समझ आती है जब आप अपने ही बारे में बताते हो, और फिर आपका माइंड उसको कंपेयर कराता है कि इसने जो बताया और ये अभी कहाँ है, उससे आप मिक्स करके जब अजम्पशन बनाते हो ना, तो उससे सबसे अच्छी लर्निंग होती है। तो मैं सरजानी टाउन में रहता था, तो वहां से मैंने उर्दू मीडियम में अपना जो है मैट्रिकुलेशन किया है। तो इंतहाई इंट्रोवर्ट बच्चा था मैं, लाजमी बात है। माहौल ही नहीं था एक्सपोजर का, माइंडसेट नहीं था जिन लोगों के साथ बैठते थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जहां से आप डायरेक्ट ग्रोथ पोटेंशियल या ग्रोथ वाली चीजें डिस्कस हो।
लेकिन वो एक फेज था कि क्लियर होने के बाद कॉलेज लाइफ शुरू हुई। कॉलेज अल्लाह के रहमो करम से अच्छा मिल गया था, दिल्ली कॉलेज में एडमिशन हो गया था। तो फिर जब मैं यूनिवर्सिटी आया ना, तो मेरा माहौल दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग होता था, क्योंकि हर किस्म के बच्चे आपके पास क्लास में होते हैं। तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हर जेनरे, हर मेंटेलिटी के बच्चे आपके साथ, आपके इर्द गिर्द आपके बैचमेट्स होते हैं। तो शुरू में बड़ा हर्डल आता है एक इंट्रोवर्ट के लिए, क्योंकि मुझसे भी नहीं होती थी प्रेजेंटेशंस और ये सारी चीज़ें, और मैं यही सोचता था यार मैं किस माहौल में था और ये तो मुझसे अडॉप्ट ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो बहुत चीज़ें फास्ट हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, आपको खुद रियलाइज होता है कि अगर आप माशरे के साथ अपने आप में तब्दीली नहीं लाओगे ना, तो आप पीछे रह जाओगे। ये कुछ लोगों को बहुत लाइफ गुजारने के बाद रियलाइज होता है, कुछ को अर्ली एज में हो जाता है, और जो समझदार बच्चे होते हैं ना, वो फौरन इस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं कि हमें माशरे के साथ खुद में तब्दीली लानी है। तो मुझे समझ आ गया कि मेरे पास खोने को तो कुछ है ही नहीं। तो जब खोने को कुछ नहीं है तो डर किस बात का? मतलब मैं डरूं क्यों अपने आप को रिप्रेजेंट करने में और अपने अंदर चीजें लाने में? तो मैं टेस्ट एंड ट्रायल करता रहता था, प्रेजेंटेशंस वगैरह, और ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सेंटेक्स सोसाइटी ज्वाइन कर ली, वहां पे गलतियां कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि पता था यार कुछ खोने को तो कुछ है ही नहीं, ना कोई जानता है, ना कोई ऐसा है, ना कोई फेम, ना कुछ। तो जब खोने को कुछ नहीं होता, आपके आप हर किस्म का रिस्क ले लेते हो। और उसके बाद जो है जब फिर वहीं से ही फर्स्ट ईयर का बता रहा हूँ मैं आपको, अब मेरा देखना जाके, तो मैं बहुत जल्दी सेंटेक्स सोसाइटी में बहुत अच्छे डायरेक्टर रोल में आ गया था फर्स्ट ईयर में। उसकी वजह ये थी कि मुझ में सीखने की जुस्तजू बहुत ज्यादा थी। मतलब मेरा माइंडसेट वगैरह में रहता, एक पोश इलाके में हूँ, लेकिन मेरा माइंडसेट क्या है कि मुझे रोबोटिक्स वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत माहिर बनना है। तो मैं वही सेंसर सर्किट लेके काम करता था, उसको प्रेजेंट करता था, उसके बारे में यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन डालना, क्योंकि एक एक्सपोजर था मेरे लिए, वो डालता था मैं। इसी तरह मुझे जो है प्रोफेसर से रीच आउट करते थे, और फिर मेरी इंटर्नशिप शुरू हो गई। और वहाँ पे जब आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, जैसे सेंटेक्स सोसाइटी में आपको बोलने का मौका मिला, अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, फिर आप इंटर्नशिप्स आपकी लगती है, तो इंटर्नशिप्स में आप दोबारा अपने जो भी आपने काम किया उसको आप प्रेजेंट करते हो। तो आप धीरे धीरे खुद इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट कन्वर्जन आपका स्टार्ट हो जाता है, वो वाला फेस। सबसे मजे की बात, मेरा कोई सिबलिंग्स नहीं था, मैं अकेला पला बड़ा हूँ, 20-21 साल, सिंगल पेरेंट हूँ। मेरी मदर मेरा टेक केयर करती थी। तो आप सोचे मैं किस किस्म का इंट्रोवर्ट बच्चा हूँगा, कि जिसके ना कोई भाई बहन है, उसने 20-21 साल एक कमरे में गुजार दिए अपनी वालिदा के साथ। और ये कोई वो नहीं है शर्मिंदा वाली बात, मैं अभी पाकिस्तान से जब मैं आ रहा हूँ, तो मेरे कमरे में वो आदत थी ना, कि कमरे में 2 सिंगल बेड होंगे, पहले चारपाई होगी, गद्दे होंगे, लेकिन 2 बेड होंगे, कि एक वालदा का एक मेरा। उस माइंडसेट से होने के बाद अब मैं इधर आया हूँ, तो मुझे बहुत होम सिकनेस होती है। ऐसा नहीं होती, क्योंकि मैंने एक अपनी जिंदगी की पूरी उम्र अपनी वालदा के साथ एक कमरे में, भले हमारे कमरे इंक्रीज होते गए, लेकिन हमारी जो बैठक होती थी वो एक ही कमरे में होती, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो एक आदत बन गई थी, आप ना, आप उस एडिक्शन से आप रह नहीं सकते। तो आप सोचे मैं किस किस्म का इंट्रोवर्ट बच्चा होऊंगा, कि यार ये तो ना इसका सिबलिंग ना कुछ, रहता भी ऐसे इलाके में, फिर एनईडी आया, फिर इस कंपनी स्टार्ट कर ली, फिर इतने सारे माइलस्टोन, 25,000 बच्चों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, 5-5 हज़ार पेरेंट्स के साथ मेरी टॉक शो होती है हर 15 डेज में, जो मेरे सेमिनार वेबिनार अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें जो है ना, आपको बस धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली ये कन्वर्जन स्टार्ट होता है। और ये बहुत सारे केसेस में ऑटोमेटिकली होता है। बस आपको जो है ना, डरना घबराना नहीं है। आप ये सोचें आप स्टूडेंट है, आपके लिए आपके पास होने को क्या है। हाँ, इस स्टेज पे मैं कोई एक्सट्रोवर्ट होकर कोई उल्टी सीधी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको अपना अंडरग्रेड का बता रहा हूँ। तो उस वक्त कुछ खोने को नहीं होता था, और मुझे मुझे पता था कि 10 लोग जो है, मैं चप्पल पे खड़े हो, चप्पल पहन के मैं अगर कोई स्पीच दे रहा हूँ या प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे पता था 10 लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या जज कर रहे हैं। लेकिन उससे मैं घबराता नहीं था, मैं अगले दिन फिर शुरू हो जाता था, फिर अगले दिन फिर शुरू हो जाता था। मतलब मुझे ये नहीं होता था कि अगला मुझे जज कर रहा है और मैं उससे परेशान होकर अपना काम रोक दूं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग इसको इस इसमें तरह एक से
मैं थैंक यू सो मच। आसिया, इस बात का ख्याल रखो, मैं सबसे कहता हूँ और लड़कियों से ज्यादा कहता हूँ, इसलिए कि लड़कियां कम बोलती हैं। बिल्कुल। देखें, आप कमोडिटी हैं एक तरह की। आप किस तरह अपने आप को बेचेंगे? आपको कुछ ना कुछ करना है जिंदगी के अंदर, दूसरे से अलग करने के लिए। ठीक है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो ट्रिपल ऑप्शन इफेक्ट का, जिसपे कुछ स्टूडेंट्स काम कर रहे थे। आई थिंक माज भी काम कर रहा था उसके ऊपर। उसमें आप चीजें बेच रहे हैं लोगों को, और इस तरह से बेच रहे हैं कि एक बहुत ही गलत ऑप्शन है। और आपका काम क्या है कि आप पुश करेंगे कि वो जो खरीदने वाला है वो आपका गलत ऑप्शन खरीदे। ये इंटेंशनली करेंगे आप। नहीं, ये आर्ट है एक, लेकिन इसके पीछे एक साइंस है, फिलॉसफी है, उसको यूज करते हैं आप। जब तक आपने बोलना नहीं सीखा, प्रेजेंट करना नहीं सीखा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप ये जो इनवर्ड से और ये जो प्रोसेस है ना जाने का और निकलने का, इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोई दूसरा आके आपको बताएगा नहीं। हम तो कहते रहते हैं कि हम लोगों से, कितने लोगों से कहते हैं कि ग्रुप्स ज्वाइन करो, प्रोजेक्ट में काम करो। हमें क्या फायदा हो रहा है? कितना टाइम लगता है ना। हमारा तो बहुत टाइम लग जाता है। तुम लोग तो अकेले आदमी होंगे। हमको तो 93 स्टूडेंट से मिलना होता है, तुम्हारे सिर्फ एनईडी स्कॉलर्स के। फिर यहाँ पे अपना काम करना होता है। लेकिन बात यह है कि ये आपके लिए है। और जैसे इसने कहा ना अभी कि मैं अकेला था, मेरी वालदा थी, अब ये इनके पास एक ही बेड है पीछे, और मैं इनसे रोजाना कहता हूँ कोई रूममेट ढूंढ लो अपने लिए। हैं? तुम्हारी आधी हो जाएगी तुम्हारी जो रेंट है, लेकिन नहीं ढूंढते। ये क्या है? ये चीजें हैं कि आपको अपने आप को चेंज करना होगा। अच्छा, आखिरी सवाल जो है, मैं ये अबरार, आप कुछ ने लिखा था, आप कुछ बताएंगे क्या लिखा था आपने? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये। अबरार हुसैन। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा समझाया आपने। अबरार। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, अबरार, वीडियो ऑन करो अस, और हैंड रेस करो जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, बोले। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इन्होंने जैसे ना जीशान भाई ने आई थिंक सवाल पूछा था स्टार्ट में। उन्होंने कहा था कि जैसे कि हम प्रैक्टिकल वर्किंग भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जैसे हमारा जो है अ, ये जो हमारा एग्जामिनेशन सेशन है, जैसे कि हमारी जो है थ्योरी बेसिस भी चीजें चल रही है, तो इन हम्म। दोनों को जो है किस तरह से जो है मैनेज करना है ना। तो हम्म। मैंने ये आपको जो है लिखा था कि मतलब मैं इन चीज़ों में भी खुद भी इन्वॉल्व हूँ ना। मतलब मैं एक ही टाइम पे जो है बहुत सारे भी काम कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह की काबिलियत है, अल्लाह के साथ थोड़ा टच है, तो ये सारे काम मतलब मैं मैनेज कर लेता हूँ ना। जैसे कि प्रैक्टिकल वर्किंग है, कल शहजाद भाई भी, जैसे हमारी जो ईवी की क्लास है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अपने में भेजा हुआ था, तो वहाँ पे हम लोग क्लास ले रहे थे। तो उस दौरान जो है सर अजमल, जिन्होंने लास्ट टाइम हमारा एक सेशन लिया था, तो वो मतलब हमें पढ़ा रहे हैं ना वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। जी जी। तो मैंने सर से यही बात की थी वहाँ पे कि सर मुझे जो है आपका एक कांटेक्ट नंबर चाहिए, एक सर अजमल और दूसरा जो है सर साद। मैंने कहा था सर मुझे आप दोनों से बात करनी है ना, कुछ मतलब हवाले से मेरा जो FYP होगा वो कुछ यूनिक होगा ना, जिसका मैं काम अभी से ही शुरू करवा लगा कि मेरा सेवन सेमेस्टर से उसका काम शुरू होगा, लेकिन मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा टफ प्रोजेक्ट होगा, इसमें बहुत सारा काम होगा, बहुत टफ चीजें होंगी। तो मैं सिर्फ उनको इतना मशवरा देना चाहूंगा कि जैसे कि मेरी वालिदा है ना, मैंने ये चीज़ अपनी वालिदा से ही सीखा हुआ है, आप एक अपना टाइम टेबल बनाएं। जैसे कि आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे ना, उस शेड्यूल के हिसाब से आपकी चीजें खुद ब खुद मैनेज हो जाएंगी। सर आपको यकीन नहीं आता, मैं यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ और मेरे खुद की एक मामू की कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे मतलब बहुत ही लो फीस में हम बच्चों को बहुत हाई लेवल की मतलब चीजें पढ़ा रहे होते हैं उनकी। जैसे कि ना आप स्लाइड्स वाली क्लासेस होती है, जैसे NAD में हमारी क्लासेस होती है ना, इस तरह की क्लासेस होती है ओनली ओनली 300 में, 9-10 के बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। और इसके अलावा रात को 8 बजे से 10 बजे तक एक बच्चा है, मैं उसको घर में अलग पढ़ाने जाता हूँ। तो मेरा अलग इतना टफ शेड्यूल है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैच में अभी मेरी गोल्ड मेडलिस्ट वाली पोजीशन चल रही थी ऑटोमोटिव में, बट वो मैंने अभी स्विच करके मैकेनिकल में मैं आ गया हूँ COD के थ्रू।
बट ये है कि चीजें टफ हैं, आपको पता होना चाहिए किस तरह से आप मतलब उनको मैनेज करोगे। और ये जो है मेरी वालिदा का एक बहुत ही एक हाथ है मेरे ऊपर। जब मैं छोटा था, आई थिंक मैं फर्स्ट क्लास में था, तो उस वक्त से मेरी वालिदा जो है स्कूल में मैडम के जो है पोस्ट पे काम करती है ना, अभी भी है। तो वो जब टाइम टेबल बनाती थी, चीजों को मैनेज करती थी, तो मैं बचपन में ही मतलब उनके साथ होता था, तो मैं चीजें गेट करता था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब घर की भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मेरी चीजें मैनेज हो जाती है और मेरी पढ़ाई भी साथ साथ हो जाती है। मेरे चीजें टेस्ट वगैरह, एकेडमिक सेशन, प्रैक्टिकल वर्किंग सब कुछ हो जाता है। इवन तो लास्ट टाइम मैंने अपने चेयरमैन से बात किया था, मैंने कहा था सर आपके अगर जो है पहचान में कोई एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कोई बंदा है, मुझे वहाँ पे लाजमी भेजें। तो मेरे चेयरमैन तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर अली रजा जाफरी, शायद आप उनको जानते हैं। तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं बेटा, मैं बात करूंगा, जरूर बात करूंगा, इंशाल्लाह आपको मैं भेजूंगा ये वो। और मैंने अभी सर अजमल से भी ये बात की थी कि आप मुझे थोड़ा मतलब गाइड करें, क्योंकि मेरा एफवाईपी बहुत टफ होने वाला है, मुझे पता है। बस आप अपने टाइम टेबल बनाए, मैं उन भाई को ये मशवरा दूंगा, एक टाइम टेबल सेटअप करके बनाए। 1 घंटा 2 घंटा कम से कम उस टाइम टेबल को दें कि भाई आपको नमाज भी पढ़ना है, आपको खाना भी खाना है, किस तरह से मतलब आप मैनेज करोगे। ये 2 दिन मुझे अपने एकेडमिक सेशन को देना है, ये 2 दिन मुझे अपने प्रैक्टिकल को देना है। तो और अल्लाह से दुआ करते जाए, बस अल्लाह का साथ होगा, आप मतलब जो है इजीली उनको कर पाएंगे। और मेरी जो है बचपन से एक ही सोच है कि अगर दुनिया में 2 चीजें आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपकी गुलाम है। अगर अल्लाह आपके साथ है, इल्म आपके पास भरपूर है ना, पूरी दुनिया आपकी गुलाम है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोकता है। बस मैं इनको ये जवाब देना चाह रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात करी। मैं उसामा तुम्हारी तरफ आता हूँ। इन्होंने भी वही बात करी जो उसामा आप कर रहे थे। जितनी जोर से आप मुक्का मारेंगे हम्म। दीवार को, दीवार भी उसी तरह से आपको रिएक्ट करेगी। लेकिन खूबी यह है कि अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला कहते हैं जब तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा। तो वो जो इक्वेशन है ना हमारी नेचुरल लॉ की, वो वहाँ पे बदल गई है। और दूसरा ये है कि ये स्ट्रक्चर्ड अंदाज में अगर आप अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं, तो बिल्कुल एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह ये एक आपका प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको आप मैनेज कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है जो अबरार ने बताई आप सब लोगों को। और अबरार प्लीज़ डॉक्टर अजमल को और साथ साहब को छोड़ना नहीं। अगर उनको, उनके साथ हो तुम लोग, तो डॉक्टर अजमल उन्हीं लोगों को हेल्प करते हैं जो कि हेल्प चाहते हैं। तो आपको उनसे अगर कुछ सीखना है ना, तो आपको आगे बढ़ के उनको झंझोड़ना होगा। वो एक, यूं समझ लो, दरख्त है जिनके पास नॉलेज के भरमार है, लेने वाले जो होने चाहिए। आप जितना उनको खंगालेंगे, जितना उनसे बात करेंगे, जितना उनसे टाकरा करेंगे, उतना ही वो आपकी मदद करेंगे। साथ भी यही ऐसे ही करेगा। अजमल भाई हमारे से सीनियर थे एनईडी के अंदर, और यहाँ पे भी हैं। हमारे यहीं हमारे मोहल्ले में ही होते हैं। और असामा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी मैंने आपको काट दिया था। अ, जी जी सर, मैं तो बहुत खुश हुआ अभी अ, बात अबरार। करी जिन्होंने, अबरार साहब ने, उन्होंने कैमरा ऑफ किया हुआ था। अगर आप कैमरा ऑन कर लेते तो हम आपका दीदार कर लेते कि आपने इतनी क्या बात इतनी करी है आपने चा- जनाब! आप तो शायरी शायरी पे उतर आए हैं इस वक्त। नहीं सर, लेकिन आई लिटरली इंस्पायर्ड कि आपने ये अच्छी बात करी कि आपने 4 से 5 बड़े गहरे लफ्जों को, बातों को आपने मुख्तसरन 3 मिनट के अंदर निपटा दिया और सारी बात कह डाली। और अभी सीओडी करके आप मैकेनिकल में हैं, तो इट मीन्स कि गुड फ्यूचर माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह ताला आप इसी तरह से रहेंगे तो बेहतरीन। आई मीन नो वर्ड्स के बता नहीं सकता कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को टच करा, आपने दीन का बताया, अल्लाह ताला के बिलीफ का बताया, नॉलेज का बताया, आपने एक्नॉलेजमेंट करी जुबैर की बात को, द वे यू आंसर्ड। सो बेसिकली आजकल जो मैं लर्न कर रहा हूँ इस अपने हर सफर के अंदर, मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत कुछ होने के बावजूद आप आंसर किस तरह से करते हैं किसी चीज का। ये मेरे लिए एज अ लर्निंग फेज इसको मैं ले रहा हूँ। आप मेरे लिए मोटिवेशन स्पीकर रहे आज के लिए, आपके उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। एकदम ट्रैक पे है ये बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है अच्छा, माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, आज हमारे साथ यहाँ पे शाहिद जाफरी साहब भी मौजूद हैं।
ये आज गेस्ट के तौर पे आए थे हमारे पास। शाहिद साहब, अगर आप अपना कैमरा और ऑडियो ऑन कर लें और अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लें तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, और स्टूडेंट्स भी आपसे मिल लेंगे। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपको ढूंढना होगा ताकि मैं आपको शाहिद साहब कहाँ है? आपने वीडियो ऑन कर ली थी? जी जी जी। एक मिनट जरा मैं देखूं। हाँ, बिस्मिल्लाह, शाहिद साहब ये आ गए। हाँ, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले आऊं। शाहिद साहब। अच्छा, बस थोड़ा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। मैंने 87 में एनडीसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था, ग्रेजुएट। और फिर मैंने आईबीएस एमबीए भी किया कराची में ही। और पाकिस्तान में मैंने जॉब की अबाउट 9 इयर्स। मैं 2 साल मशीन टूल फैक्ट्री में काम किया, फिर अबाउट 7 इयर्स एटलस मोटर्स, एटलस होंडा में काम किया, कराची में, शेर शाह मोटरसाइकिल में। और वहाँ मैंने प्रोडक्शन में काम किया 2 साल, और तकरीबन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम किया बहुत 3 साल, और बाकी 3 साल जो है मैंने वो सप्लाई डेवलपमेंट में काम किया था। यूएस में मैंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया है। यहाँ पर इत्तेफाक से मुझे काफ़ी, मैंने जो है ऑटोमोटिव में भी काम किया है, यहाँ पर आकर भी क्राइस्लर में 1 साल काम किया है, लेकिन फिर मैंने नोकिया मोबाइल फोन में अबाउट 7+ इयर्स काम किया। मेरा ज़्यादा करियर क्वालिटी में रहा है, क्वालिटी इंजीनियरिंग में, वो भी R&D साइड पर। फिर मैं एक्चुअली स्विच हो गया मेडिकल डिवाइस पे। मैंने एबर्ट में काम किया अबाउट 5+ इयर्स डिफरेंट डिविजन्स में। और रिसेंटली मैं मेडिकल डिवाइस में एज ए लीड ऑडिटर, मेडिकल डिवाइस लीड ऑडिटर काम करता हूँ। यहाँ पे एक जर्मन कंपनी है, DOV राइल इन नॉर्थ अमेरिका। उसमें मैं तकरीबन उससे 2 साल से 2+ ईयर से काम कर रहा हूँ। और मेरा इसके अलावा जो है, आई कैन टेल यू कि मैं मुख्तलिफ एक्चुअली लीड ऑडिटर के मैंने मुख्तलिफ रोल्स में काम किया। ISO 9001, 2000, 14971 और 17025 के लैब का है। इसके अलावा 13485। इसके अलावा मैंने जब मैं नोकिया में था तो मुझे सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट करने का वहाँ मौका मिला, वहाँ मैं सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट किया। फिर मैंने लीन सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट भी किया। और मैंने कुछ अर्सा यहाँ पे श्लम्बर्ग एक ऑयल एंड गैस कंपनी, वहाँ भी काम किया बहुत 3.5 साल। वहाँ मैं एज अ कोचिंग एंड मेंटर क्या मेरा रोल था। और मैं आई वाज ट्रेनर बेसिकली, लीन सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग में करता था। लोगों को ज़्यादा ड्यूरिंग क्लास से आपको सर्टिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स की मैं कोचिंग एंड मेंटरिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को पूरा मैं देखता था वहाँ पर। लेकिन थैंक अभी यू। पिछले 2 साल से मैं इसमें मेडिकल डिवाइस, आई डोंट नो कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन इसमें मुख्तलिफ इस कंप्लाइंस ऑडिटिंग, जिस भी मुल्क में बेचना होता है वहाँ की आपको रेगुलेशंस की, जैसे यूएस में FDA है, फिर EU में उनकी रेगुलेशन है जो कि EU MDR कहलाती है। इस तरह से मुख्तलिफ है, ब्राज़ील है, जापान है, या ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी है। तो इस मुख्तसर तारुफ। और ये बेसिकली मैं इसलिए हूँ कि हमारे डॉक्टर सोहेल साहब जो है, मैं इनसे काफ़ी, मुझे पता है इनके बारे में हमारे एक दोस्त हैं उनके थ्रू। तो फिर अभी इनसे 1 महीने से तक बातचीत चल रही थी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आए और ज़रा देखें यहाँ पे बच्चे क्या करें। एक्चुअली आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस, वेरी हैप्पी देख करके और सुन करके माशाल्लाह से। मैं बल्कि अभी थोड़ी देर पहले ये उनैस का एक्चुअली लिंक्डइन पे देख रहा था, वेरी इम्प्रेस्ड माशाल्लाह। काफ़ी उन्होंने काम किया है, और काफ़ी चीज़ें हैं जो कि विच इज़ वेरी वेरी, आई मीन, हार्टनिंग टू सी कि पाकिस्तान में बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। शाहिद साहब जो हैं वो हमसे 1 साल जूनियर थे NED के अंदर, मैकेनिकल के अंदर। इनके जो, बल्कि उनैस, आप जिब्रील अमीन साहब से जो उस दिन बात हुई थी, जी 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 जी। जिब्रील साहब के जो छोटे भाई हैं आफ्ताब अहमद साहब, वो इनके हम्म। क्लास फेलो हैं शाहिद साहब के। अच्छा 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 अच्छा। जी जी जी। तो देखे दुनिया कितनी छोटी है। हाँ। तो आपको अभी अंदाजा होगा दुनिया कितनी छोटी है। थैंक यू ऑल। आज का गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। और अगेन मुझे एक चीज़ की थोड़ी सी हमेशा से वो होती है, वही लड़कियों से मुझे यही है एक शिकायत के सवालात बहुत ही कम करती हैं आप लोग। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर अस्मा अली या डॉक्टर दुरिया से गुफ्तगू रखी जाए, और उसके अंदर भी जो सवालात हो ना वो वैसे ही होने चाहिए जैसे हमारी मई वाली में जो वो था ग्रुप सेशन था उसमें।
ख़ास तौर पे जो इश्यूज हैं ख़वातीन के पाकिस्तान में जॉब के दरमियान और यूनिवर्सिटी के अंदर ख़ास तौर पे, उसके ऊपर हम दोबारा गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि वो जो हमने मई वाला सेशन किया था उसके अंदर वो इनकम्प्लीट रह गई थी बात। ज़्यादातर बात वो जो एक प्रॉब्लम चल रही थी फेसबुक वाली, उस पे ही हम गुफ्तगू करते रहे। तो इसको अब थोड़ा सा गुफ्तगू को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाएंगे। नेहा या आयत ने एक अच्छा सा वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दिया है स्टूडेंट राइट्स का, और वो मैं उसको थोड़ा सा अभी इनके साथ बैठ के और थोड़ा सा उसको ड्राफ्ट को सही करते हैं। फिर मेरा इरादा यही है कि ये जब नेक्स्ट मंथ हमारा यहाँ पे कन्वेंशन जो हो रहा है, उस कन्वेंशन में मैं उसको प्रेजेंट करूँ वाइस चांसलर को, और उनसे कहूँ कि वो बिफोर ही उनके टेन्योर ख़त्म हो उससे पहले वो अगर इस तरह का कोई स्टूडेंट्स राइट्स का एक पॉलिसी इशू करें यूनिवर्सिटी के लिए, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त हम स्टूडेंट्स के पास राइट्स के लिहाज से कुछ नहीं है यूनिवर्सिटी में। उनके साथ अगर अ, कोई गलत काम होता है, किसी चीज़ से उनको आर्गुमेंट होता है, तो उनको पास कोई राउट नहीं है कि वो उसका सोल्यूशन किस तरह हासिल करें। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो हर चीज़ को बुलडोज कर देती है। तो एक अच्छा डॉक्यूमेंट है जो कि नेहा और आयत ने बनाया है। लेट्स कंटिन्यू टू टॉक अबाउट दैट। थैंक यू ऑल अगेन, बहुत बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। और मेरा ख्याल है जो सबसे बड़ी चीज़ जो आज हमने सीखी वो ये है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, और मेहनत के बगैर कुछ मिलता भी नहीं है। और मिलने के लिए सिर्फ एक ही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को फॉलो करेंगे, तो उनसे मोहब्बत पैदा करेंगे, तो वही मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ हमको लेके जाएगी। कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह फिर बात होगी। जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दें व्हाट्सएप के ऊपर, फिर इंशाल्लाह बात होगी ना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक और यू शाहिद साहब। थैंक यू ओसामा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह तुमको खुश रखे और तुम लोग सेहत और तंदुरुस्त रहो, और जल्द से जल्द अपनी पीएचडी कंप्लीट करो भाई। जी सर, बिल्कुल आपके लिए भी नेक दुआएं। सबसे मिलकर अच्छा लगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही फिर बात होती है। अल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक यू ना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।